हाय एवरीवन। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना बड़ा मज़े का टॉपिक यार। मैं कहता हूँ चस आ जाएगी। ठीक है। इस टॉपिक चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि यार आखिरकार आप जो भी चीज़ खाते हो, राइट, ब्लड में अब्जॉर्ब हो गई हो, डाइजेशन में हमने पढ़ लिया वो सारा, बट आखिरकार सेल ने किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस की। सेल ने तो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है ना, तो सेल ने किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस की, राइट, सेल ने क्या क्या प्रोसेसेस हुए उसके, तो वो हमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कि आपने ग्लूकोज लिया, राइट, आखिर में हम प्रोटीन और फैट्स के बारे में भी देखेंगे कि उनसे किस तरह से एनर्जी आप ले सकते हो। बट मेनली हम ग्लूकोज को एज अ वो कह लो एज अ आइडियल मानते हुए, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ने पढ़ा था कि ग्लूकोज इज़ द मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड, राइट। तो उसको आइडियल मानते हुए हम उसके हिसाब से सारे के सारे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो डिस्कस करेंगे। अब वो भी डिस्कस करेंगे कि अगर ऑक्सीजन ना हो एनारोबिकली आप किस तरह से उसको ब्रेक डाउन करते हो। फिर आखिर में सबस्ट्रेट लेवल ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन दोनों का डिफरेंस करेंगे। दोनों देखेंगे कि दोनों में कितनी कितनी एटीपी दोनों से प्रोड्यूस होती है, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, की हाल है? ठीक हो? तबीयत सेहत कैसी है आप लोगों की? खैरियत से ही होगे? उम्मीद तो है खैरियत से होगे। कभी कभार इंसान फिज़िकली ठीक होता है लेकिन दिली उदास होता है बेचारा, है, दिली उदास होता है। अच्छा, जब लोग कहते हैं ना कि टेंशन ना लो ठीक हो जाएगा, लिटरली मैं भी कहता हूँ। तो जिसको कहा जा रहा होता है ना, जिस बंदे को कहते हैं, कहा जा रहा होता है कि भाई तू टेंशन ना ले, वो टेंशन फिर भी लेता है। ये बात जो कहने वाला है शायद उसको ये बात कभी कभार नहीं पता होती, या फिर तो जो सुनने वाला है उसको तो पता होती है यार कि टेंशन ना ले। वो टेंशन ज़्यादातर वो बंदा लेता ही लेता है। तो कभी कभार आप फिज़िकली ठीक होते हो लेकिन दिली उदास होते हो, दिली पर आपकी सेहत जो है वो अच्छी नहीं होती। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अच्छा रखे, सेहत याब रखे, ठीक है। क्योंकि वो है ना, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि इंसान के जिस्म में एक टुकड़ा है गोश्त का, अगर वो ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक है, अगर वो ख़राब है तो पूरा का पूरा जिस्म ख़राब है, राइट। तो वही बात जो मैं कह रहा हूँ अभी, इसी हदीस की वजह से कि कभी कभार इंसान फिज़िकली ठीक होता है लेकिन दिली ख़राब होता है, और दिली ख़राब है तो बस सारा कुछ ही ख़राब है। तो बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके सेल में होते हैं और जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमने एंजाइम का के बारे में डिस्कस किया कि भाई रिएक्शन जो हो रहे हैं उसको कैटेलाइज कौन कर रहा है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वाला चैप्टर जिसमें हमें ये पता लगेगा कि चलो ठीक है यार, मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ। अभी हमने डाइजेशन वाला चैप्टर अब पढ़ेंगे ना, उसमें हम ये देखेंगे कि डाइजेशन, मैंने कोई चीज़ खाई है, मैं चीज़ कोई खाई है, उस जो मैंने चीज़ खाई है उसके मुझे मैंने क्यों खाई है, ताकि मुझे ताकत मिले, एनर्जी मिले। वो एनर्जी किस तरह से मिलती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, बेसिक लेवल पे, वो वाला चैप्टर है, ये वो वाला चैप्टर है। क्योंकि इमेजिन करो आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग वाला सारा का सारा सीन। अभी सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स बना है, द यूनिवर्स हैज़ जस्ट मेड, सिर्फ और सिर्फ अभी ब्लास्ट हुआ है एक। ना सेल है, ना एटम है, ना मॉलिक्यूल है, ना कोई कंपाउंड है, ना कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी नहीं है, सब ब्लैंक है। तो उस टाइम क्या मौजूद है? उस टाइम आपके पास एनर्जी मौजूद है। वही एनर्जी आपके पास वहाँ से लेकर 13.8 बिलियन ईयर्स पहले भी वही एनर्जी थी, आज भी आपकी बॉडी में वही एनर्जी फ्लो कर रही है, क्योंकि एनर्जी ने तो कंजर्व रहना है, ठीक है। फिजिक्स के लॉ है ना, एनर्जी हैज़ टू बी कंजर्व्ड। लेकिन मेरा इससे मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ हदीस है एक कि भाई सिदरतुल मुंतहा, जो मैंने पहले लेक्चर में आई थिंक मैंने इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी कि सिदरतुल मुंतहा है, उसकी जड़ों से नदियाँ बह रही हैं। वो नदियाँ हर जो आसमान है उसको वो उसी पानी से वो सैराब होता है वो आसमान, ठीक है। अच्छा, अब उसी पानी से सैराब तो होता है, मीनिंग उसे
ये पहला जो आसमान है, इस आसमान से आउटसाइड कोई ना कोई एक सोर्स है जिससे हमें कोई चीज़ मिल रही है। इसका मतलब बाहर से कोई चीज़ आ रही है। वाटर क्या है? वाटर वाटर भी बेसिक लेवल पे, स्ट्रिंग थ्योरी जो है बेसिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे वाटर भी एनर्जी है। तो बाहर से कोई ना कोई एनर्जी आ रही है, राइट। तो एनर्जी तो मतलब कि बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, राइट। खैर जो भी है, बट एनर्जी हैज़ टू बी कंजर्व इफ़ वी टॉक अबाउट फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग। अब ना सेल था, ना इंजाइम था, ना एनर्जी थी, पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ थी वो थी एनर्जी। यही एनर्जी फिर आगे मैटर में बनी, एटम में बनी, मॉलिक्यूल्स बने, बायो मॉलिक्यूल्स बने, उसी से आपके पास सेल बना, उसी से ऑर्गेनिज्म बना। फिर वही ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल प्लांट है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसी ऑर्गेनिज्म के जब उसने चाहा कि वो अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म बनाए। वो एक प्लांट है, उसने अपने फ्रूट्स बनाए, फ्रूट्स के अंदर उसने सीड रख दिया। फ्रूट इसलिए बनाए ताकि वो सीड्स प्रोटेक्टेड है। फ्रूट इसने बनाया ताकि जो जानवर और जो एनिमल हैं जो उसको खाने के लिए आए तो वो उस एनिमल को खाएं, और फिर जब उसको खाएं जाहिर सी बात है तोड़ेंगे, वो फ्रूट नीचे गिरेगा, उस फ्रूट को कहीं और ले जाकर खाएंगे, जाहिर सी बात है ना। मेरे उस्ताद हैं, वो क्या करते हैं कि प्लांट फ्रूट अपने हमारे लिए नहीं बनाता, अपने लिए बनाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट को पता है कि यार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मेरे बच्चे जो हैं, मेरे मतलब कि मेरे बच्चे उसके दरख्त, अगर मेरे दरख्त भी मेरे ही छाँव के तले उगना स्टार्ट हो गए तो मेरे लिए न्यूट्रिएंट कम पड़ेंगे। इससे बेहतर है मैं सीड बनाता हूँ, चालाकी करता हूँ, मैं फ्रूट के अंदर सीड छुपा देता हूँ। कोई भी आएगा, फॉर एग्जांपल ह्यूमन आएगा, वो उस फ्रूट को तोड़ेगा और मेरे से दूर ले जाएगा और खाएगा। जहाँ पे भी खाएगा बच्चा कुचा फेंक देगा, जहाँ फेंकेगा वहाँ पे अगर सिचुएशन सुटेबल हुई वहाँ पे पौधा वो उगाएगा, राइट। कितना देखो सियाना है पौधा, भी कितना सियाना है। हर कोई अपना फ़ायदा ढूंढते हैं ना, राइट। उसने अपना फ़ायदा देखो किस तरह से ढूंढा है। खैर, तो वही एनर्जी जो है फ्लो हो रही है, वही एनर्जी 14 बिलियन ईयर्स की जो एनर्जी, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जो एनर्जी थी, वही एनर्जी आज हमारे अंदर एक लीफ के अंदर फ्लो कर रही है। सनलाइट में वही एनर्जी है, हमारे मसल्स में जब कॉन्टैक्ट करें वही एनर्जी है। मैं सोच रहा हूँ, आप लेक्चर देख रहे हो, सोच रहे हो, नोट्स बना रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, ये सारी वही एनर्जी है जो फ्लो कर रही है। लाइफ जो है ना, लाइफ इज डिसाइंड बाय हाउ इट हैंडल्स दैट एनर्जी। लाइफ किस तरह से वही एनर्जी को हैंडल कर रही है, इस तरह से लाइफ को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। हर चीज़ के पास, फॉर एग्जांपल हमारे सेल के पास भी एक टाइनी पावर स्टेशन है जो उस एनर्जी को किस तरीके से यूज़ करना है, उसको ट्रांसफॉर्म किस तरह से करना है, उसको स्टोर किस तरह से करना है, उसको हैंडल कर रहा होता है हमारी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम वही एनर्जी जो फ्लो कर रही है, ये क्वेश्चन तो हम नहीं करेंगे क्योंकि साइंस वाई के आंसर साइंस के पास है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, साइंस जो है ना वाई का आंसर जो है ना, वाई क्यों, उसका ज़्यादातर आंसर साइंस नहीं दे सकती, ज़्यादातर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी फुप्पो आपके लिए केक बना के लेकर आई, ठीक है, केक बना के लेकर आई। अब केक बना के आपने ना एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को ना इसकी एग्जामिनेशन के लिए मुकर्रर कर दिया, ठीक है। आपने एक डायबिटिक्स आपने एक लिया है यार, उसको क्या कहते हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट लिया है। आपने कहा भाई इस केक में देखो कि भी क्या कौन सी चीज़ें हैं, कोई ज़ाहिर ज़रूरत तो नहीं है, कोई चीज़ें वगैरह चेक करो, खास मजाक के अलावा। ये पप्पू को ऐसे बदनाम करके रखा हुआ है, पप्पू प्यार करती हैं, ठीक है, अच्छी होती हैं यार, वो ख्याल रखती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सोसाइटी ने उनको बदनाम किया हुआ है। खैर, उसको न्यूट्रिशनर को बुला के ले गया कि भाई इसके अंदर चेक करो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। आपने किसी शेफ़ को बुला के लेकर कि भाई मुझे इसके बारे में सारी की सारी चीज़ें बताओ, ये केक किस डिग्री पे बना है, कैसे बना है, कौन सी क्रीम यूज़ हुई है, राइट। फिर आपने एक ग्रुप, जो उसी टीम के ग्रुप को कहा कि भाई मुझे जो है ना इसका रिजल्ट चाहिए कल। उस टीम ने आपको कल एक 100 पेजेस का एक लंबा ऐसे बना कर दे दिया, आपको एक किताब लिख दी कि भाई इस केक को इस तरह से बनाया गया है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, इसके अंदर फ़लाँ एंजाइम यूज़ हुए हैं, इसको कितने डिग्री सेल्सियस पर बेक किया गया है, इसके अंदर कौन सी क्रीम यूज़ हुई है, राइट। इसके अंदर इनमें से कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं, कितने हार्मफुल हैं, किससे मोटापा हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें एक आंसर नहीं होगा, फुप्पो ने केक भेजा क्यों, क्या बेटी की शादी थी,
हैं उसका क्योंकि उन्होंने रिश्ता लेकर आना है, तो ताकि खुश करने के लिए मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, या भेजा क्यों, ठीक है, वो क्वेश्चन तो रह गया, वो क्वेश्चन आंसर नहीं किया। तो ये वाला, तो अब वो एनर्जी आई कहाँ से, ठीक है, वही एनर्जी जो शुरू में थी कहीं ना कहीं से तो आई होगी ना, कहीं ना कहीं से, और साइंस उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, ठीक है, जो कि किसी हद तक एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते से लाइक किसी हद तक कहा भी जा सकता है कि ठीक है, लेकिन लॉजिकली जो बाकी इसके अलावा कोई चीज़ हैं वो सही नहीं, समझ में नहीं आती, ठीक है ना। तो खैर बात ये हो रही थी हमारी कि हाँ, तो साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया, वो साइंटिस्ट ने ये तो क्वेश्चन को जवाब देना बड़ा मुश्किल है कि इस एनर्जी आई कहाँ से, क्योंकि फिर वहीं गॉड की एग्जिस्टेंस और एथियज़म और ये वाला टॉपिक चल पड़ेगा। साइंटिस्ट ने ये क्वेश्चन किया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने किया कि ये पता करो कि सेल या बॉडी हमारी एनर्जी को किस तरीके से मैनेज करती है, इतनी एफिशिएंटली हमारी बॉडी किस तरीके से उस एनर्जी को मैनेज करती है। साइंस ने ये क्वेश्चन निकाला, इस क्वेश्चन के बारे में सोचना शुरू किया, इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान लगाना शुरू किया, क्योंकि एट द एंड एवरीथिंग एनर्जी। आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी थी अपनी E=, जिसके ऊपर पूरी दुनिया हिल गई थी, E=mc², इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एनर्जी और मास का आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, एक चीज़ कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप लगा सकते हो। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मीनिंग टू से जितना ज़्यादा मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास, एंड मास इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट मास। जाहिर सी बात है। एक ये पेंसिल है ना, इसका 10 ग्राम फॉर एग्जाम्पल वजन है। इस इक्वेशन का एक ये भी मतलब है कि 10 ग्राम है ना, 10 को 1000 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दो 3 × 10⁸, मल्टीप्लाई कर दो 3 × 10⁸, क्योंकि स्क्वायर है। इस पेन की ही इतनी एनर्जी निकलेगी कि एक एटॉमिक बॉम्ब अगर ब्लास्ट हो ना, उस ब्लास्ट होने से जो एनर्जी स्प्रेड होती है उससे भी ज़्यादा एनर्जी है इस पेन में। इस इक्वेशन का ये मतलब था, इसलिए ये इक्वेशन धमाके वाली इक्वेशन थी। एक तो ये कि भी हर चीज़ एनर्जी है, एक ये कि भी इस पेन में ही इतनी एनर्जी है कि एटॉमिक बॉम्ब से भी ज़्यादा एनर्जी है इस बॉम्ब में। फिर सवाल पैदा होता है कि सर ये एनर्जी फिर मतलब कि पेन को हम इस पेन से एटॉमिक एनर्जी क्यों नहीं निकाल लेते, राइट? हमारे बिजली के सारे मसले हल हो जाएंगे। द आंसर इज़ दैट है तो सही इसके अंदर एनर्जी, इतनी सारी एनर्जी है कि एटॉमिक बॉम्ब से भी जब ब्लास्ट होगा उससे भी ज़्यादा एनर्जी है इसके अंदर। लेकिन मसला ये है कि वो एनर्जी हम यूज़ नहीं कर सकते। हम जो एनर्जी निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो असल मैटर करती है ना। यूरेनियम से वो एनर्जी, उतनी एनर्जी अच्छा, अब यूरेनियम की सोचो कितनी एनर्जी होगी। यूरेनियम की एनर्जी हम निकाल के जब एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एनर्जी निकाल के जो हम यूज़ कर सकते हैं, उससे एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं, तो उसकी ओवरऑल एनर्जी कितनी होगी, जैसे कि इस ओवरऑल पेन की एनर्जी इतनी ज़्यादा, राइट? तो इसलिए वो इक्वेशन थी। तो एवरीथिंग इज एनर्जी। तो हमारा सेल किस तरह से एनर्जी को मेंटेन रख रहा है वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, बायो एनर्जेटिक्स। अच्छा, 2 लॉज आपने, एक लॉ तो आपको पता ही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि भी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू एन अदर, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इक्वेशन तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, बायो में भी चलो आज पढ़ा दी। तो एनर्जी कैन नॉट बी स्लेटेड। हमारे सेल्स एनर्जी क्रिएट नहीं करते, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और ATP is a link that joins the anabolic and catabolic reactions। ये बार बार गिरी क्यों जा रहा है? ATP is a link that joins anabolic and catabolic reactions, पंजाब टेक्स्ट बुक की एग्जैक्ट लाइन है, ठीक है। सो बायोएनर्जेटिक्स क्या है? क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। नाउ व्हाट इज मेंट बाय क्वालिटेटिव स्टडी? 2 तरह की स्टडीज होती हैं जो आपने वैसे पढ़ा भी है फर्स्ट ईयर में। एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है, क्वालिटेटिव स्टडी ना डिस्क्रिप्टिव होती है, मतलब कि ये चीज़ क्यों हुई,
ये चीज़ कैसे हुई, इसको एक्सप्लेन करने वाली स्टडी जो है वो क्वालिटेटिव स्टडी होती है। और क्वांटिटेटिव ये न्यूमेरिकल से होता है, मतलब कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितने जॉल्स ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, कितने एटीपी निकले, ठीक है, कितना टाइम लगा, लाइक ये वाली जो है ना स्टैट्स और मैयर और न्यूमेरिकल वैल्यूज से जो चीज़ होती है उसको क्वांटिटेटिव स्टडी कहते हैं। तो बायोएनर्जेटिक्स बायो में आप यही है, हम एनर्जी टेबल एंड में बनाएंगे कितनी एटीपी निकल रही है, कहाँ से निकल रही है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम हम वे करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमने पहला लॉ हमने डिस्कस कर लिया, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। ऑल लाइफ फॉर्म इज पावर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सोलर एनर्जी। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था। वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन स्टार्स। इसलिए तो ग्रीक फिलोसफर्स थे वो यही कहते थे कि हम इवन हमारे एटम स्टार से मिले, ठीक है। तो लाइक स्टार से ही हम मिलकर बने, हर चीज़ जो है स्टार से आ रही है। हमारे पास जितने मिनरल्स हैं, आयरन, कोबाल्ट, कार्बन, सारा का सारा स्टार से आ रहा है। स्टार जब ब्लास्ट होता है स्टार की डेथ होती है, स्टार की डेथ ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। आप ये समझ लो किसी की डेथ हो रही है और वो डेथ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया। तो बायोलॉजिकल तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बायोलॉजिकल सिस्टम ओबे करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, और जितनी भी एनर्जी अर्थ पे आ रही हो सारी की सारी, जाहिर सी बातें, हम सब ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है ना, वही ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, वही जो है सारे हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन फोटोसिंथेसिस। देयर आर, अच्छा, दो तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो हमेशा हो रहे हैं, दो तरह के, एक है एनाबॉलिक, एक है कैटाबॉलिक। इसको एंजाइम वाले चैप्टर में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एनाबॉलिक रिएक्शन जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मिले और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिले, इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इसको कहते हैं एंडरगोनिक रिएक्शंस, एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें ब्रेक डाउन हो, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, एग्जांपल रेस्पिरेशन। और एटीपी केमिकल लिंक है बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। आगे हमारे पास दो मेन रिएक्शंस जो हैं आपके पास, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, उन दोनों के डिफरेंस हम देख लेते हैं कि भाई ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है, एक दूसरे में इन दोनों में ऐसी कौन सी बात है जो कि लाइक दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। वैसे डिफरेंट क्या बात कह रहा हूँ मैं दोनों एक दूसरे के इंटायरली ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। फोटोसिंथेटिक जो है, फोटोसिंथेसिस वो है एनाबॉलिक रिएक्शन है, रेस्पिरेशन है कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इनऑर्गेनिक एनर्जी पुअर कंपाउंड, इनऑर्गेनिक एनर्जी पुअर कंपाउंड वाटर के साथ मिलता है, और आपके पास एक ऑर्गेनिक एनर्जी रिच कंपाउंड बन जाता है, मतलब कि आपके पास शुगर। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक oxidized form of carbon, oxidization is loss of electron या oxidization is gain of oxygen। कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में ना, उसने ऑक्सीजन गेन की हुई है, ठीक है। ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ना, दोनों ने ऑक्सीजन ली हुई है, तो आर रिड्यूस या रिड्यूस होते हैं टू फॉर्म। रिड्यूस का मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन को गेन कर लेते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। रिड्यूस टू फॉर्म एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर। एनर्जी कहाँ से लेते हैं, ये सनलाइट से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ सनलाइट की यहाँ पे बात हो रही है और स्टार की लाइट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पे सनलाइट की जो बात हो रही है ना, अगर यहाँ पे बात हो रही होती है ना कोई भी लाइट की, तो रात के टाइम स्टार्स जब चमकते हैं, स्टार्स जो है टिमटिमाते हैं आसमानों पे, तो उनकी भी तो लाइट ज़मीन पे फॉल कर रही होती है। तो रात के टाइम भी प्लांट क्या करे, फोटोसिंथेसिस करे? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जो स्टार से लाइट आ रही है वो डिफरेंट लाइट है यार, वो सनलाइट नहीं है ना। सन तो हमारा एक ही है साढ़ा, एक बेचारा सा मुन्ना क्यूट सा बेचारा तो नहीं कहता, ठीक है। क्यूट हमारा जो सन है जो इतना हॉट है, ठीक है,
तो उससे जो आपके पास जो लाइट आ रही है उसको सनलाइट कहते हो। उससे हमारे प्लांट जो हैं उस लाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं, किसी और स्टार की नहीं लाइट। अर्थ पे हमारे पास बहुत लाखों करोड़ों स्टार्स की लाइट हमारे पास आती है, सन अर्थ पर आती है, रिसीव होती है, ठीक है, बाकी स्टार्स की भी आती है, लेकिन प्लांट उस लाइट को इस्तेमाल नहीं करते। हमारे जो सोलर पैनल्स हैं, घरों की छतों पर जो लगे हुए हैं, वो सोलर पैनल्स भी सनलाइट की मदद से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जो सैटेलाइट्स हैं वो जो इन चल रहे हैं जो सोलर पैनल की मदद से एनर्जी से, वो एनर्जी लेते हैं किससे? सनलाइट की मदद से। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मिसाल के तौर पर एक वॉयेजर 1 सैटेलाइट है, ठीक है, वॉयेजर 1 सैटेलाइट है। वॉयेजर 1 सैटेलाइट हमने 19वीं सेंचुरी के ऑलमोस्ट मिड में या पता नहीं एंड में हमने उसको भेजा था। उसका मिशन यही था कि आपने एलियंस को डिस्कवर करना है कि एलियंस हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा, एलियंस बाय द वे होते हैं, ये मैं 2 लेक्चर में तो ये बातें वैसे कर ही चुका हूँ बार बार। इंटरस्टेलर स्पेस में जाके उसने एलियन को क्या करना है? डिस्कवर करना है। अब वो जो सैटेलाइट का काम यही था कि उसने जाना है इंटरस्टेलर स्पेस में और उसने देखना है। उसको हमारे सोलर सिस्टम से निकलते निकलते ही 22 साल लग गए थे। आई थिंक 2023 में या पता नहीं 2024 में, या अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे कोई जहन में नहीं है, क्योंकि इसके 2 सैटेलाइट हमने लॉन्च किए थे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर का मतलब होता है जर्नी, ठीक है। तो ये हमने लॉन्च किए थे। वहाँ पे जब लॉन्च किए थे उसको 22 साल लग गया था टाइम हमारे सोलर सिस्टम से निकलने में, हमारे इन प्लैनेट्स से ही निकलने में, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इनसे ही निकलने में उसको 22 साल लग गए थे। जब 22 ऐसे निकला एट दिस टाइम, वो अभी इंटरस्टेलर स्पेस में, इंटरस्टेलर एक मूवी भी है ना, इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं 2 स्टार्स के दरमियान वाली जगह, 2 स्टार्स के दरमियान वाली जो स्पेस होती है उसको इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। अभी वहाँ पे उस जगह पर सनलाइट नहीं आती। हमारे जो सोलर सिस्टम की जो सन है ना, उसकी लाइट पहुंचती तो होगी लेकिन बहुत बहुत कम पहुंचती होगी, या बहुत टाइम लेता होगा, लाइट बहुत टाइम लेती होगी उस पॉइंट तक पहुंचने में, ठीक है। तो वैसे तो वो वॉयेजर 1 सैटेलाइट को पावर किया हुआ है उसने पोलोनियम के रेडियो एक्टिव सोर्स ने, लेकिन पोलोनियम का सोर्स ख़त्म हो जाएगा तो वो सैटेलाइट से हमारा राब्ता भी बहुत नियर है कि उस सैटेलाइट से हमारा राब्ता भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके सोलर पैनल्स भी जाहिर सी बात थे ना, तो उस सोलर पैनल्स की मदद से भी वो एनर्जी कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा था। या फिर तो हमारे पास जो है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, जो स्पेस में हमने भेजा हुआ है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, उसकी जो बड़े बड़े सोलर पैनल्स हैं वो एनर्जी लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? सनलाइट से। या वॉयेजर 1 सैटेलाइट की जो इस तरह की जो सैटेलाइट हैं, जो कि वैसे एक ही सैटेलाइट है जो हमारे सोलर सिस्टम से निकली है, वॉयेजर 1 सैटेलाइट। अब मुझे कंफर्म नहीं है, जहन में नहीं है क्या उसके सोलर पैनल्स थे उसके या नहीं थे, मेरे जहन में आ रहा है कि थे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि उसको पावर किया हुआ था रेडियो एक्टिव सोर्स पोलोनियम ने, सोलर पैनल्स की मदद से नहीं। लेकिन मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सोलर पैनल्स थे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सर उस इंटरस्टेलर स्पेस में किसी और नियर स्टार की रोशनी तो उसको आ रही होगी ना, राइट? तो उस लाइट से सोलर पैनल लगे हुए हैं, उससे एनर्जी ले ले। द आंसर इज नो। वो सोलर पैनल डिज़ाइन हुए हैं हमारे सन के हिसाब से, वो हमारे सन से एनर्जी ले सकते हैं। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस हो रही है सनलाइट की मदद से, नॉट एनी अदर स्टार। ये ओवरऑल फोटोसिंथेसिस एक रिडक्टिव प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस आपके सिलेबस में है नहीं, वरना मैं आपको जैसे अभी करेंगे ना हम, ये बार बार गिरी जा रहा है ये कान से ना, इसको ऐसे लगा लेते हैं। हाँ जी, अब ठीक है। अच्छा, जो है ना आपके पास रिस्पायरेशन के एंड में, अभी मैं बताऊंगा कि रिस्पायरेशन के एंड में, रिस्पायरेशन को आप ओवरऑल ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कहते हो। क्यों कहते हो ये मैं आपको आखिर में जाकर बताऊंगा जब हम एनर्जी बजट निकाल रहे होंगे। फोटोसिंथेसिस भी ओवरऑल रिडक्टिव प्रोसेस है, ये मैं आपको बताता। अगर आपके पास फोटोसिंथेसिस आपके सिलेबस का हिस्सा होता, ये एंटरगोनिक रिएक्शन है, एनर्जी जैसे पता ऑब्जॉर्ब करता है। एनर्जी कहाँ से आती है? सनलाइट से आती है। ये हैपन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और लाइट ना हो तो ये नहीं होता। अच्छा, एक कंपनसेशन पॉइंट होता है। कंपनसेशन पॉइंट वो वाला पॉइंट जिसमें आपके पास देखो, अगर लाइट शाम का टाइम है, फॉर एग्जांपल शाम का टाइम है, या डस्ट आंधी वाला जो है मौसम बना हुआ है। आंधी वाले मौसम में क्या होता है? आसमान जो है छुपा हुआ है, सूरज की रोशनी कुछ आ रही है, कहीं कहीं जगह पे आ रही है, हल्की बुल्की आ रही है, और उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी होती है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे प्लांट के पास
इन प्लांट के पास जो फोटोसिंथेसिस होती है ना वो स्लो डाउन हो रही है। जैसे कि शाम के टाइम आपके घर के सोलर पैनल की एनर्जी ऐसा ऐसा कम होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से प्लांट भी है, लाइट जो है कम होती जा रही है, सो फोटोसिंथेसिस भी कम होती जा रही है। अब प्लांट को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फोटोसिंथेसिस कम है, तो प्लांट साथ साथ रिस्पायरेशन भी करता रहता है और रिस्पायरेशन से भी एनर्जी ले रहा है। रिस्पायरेशन में प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो कंपनसेशन पॉइंट वो होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का रेट बराबर हो जाए, और जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस की वजह से रिलीज हो रही होगी वो इक्वल होगी ऑक्सीजन जो प्लांट रिस्पायरेशन में यूज़ कर रहा होगा, या फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके पास यूज हो रही होगी वो इक्वल होगी कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही होगी, राइट। या फिर तो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही होगी वो इक्वल होगी कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज हो रही होगी, राइट। उस पॉइंट को कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वैसे एक्स्ट्रा ये है क्योंकि फोटोसिंथेसिस है नहीं और रिस्पायरेशन तो हर टाइम होती है प्लांट में। अच्छा ये आपके लिए क्वेश्चन, प्लांट में दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, क्या दिन के टाइम भी प्लांट फोटो रिस्पायरेशन करता है कि नहीं करता? क्या बिल्कुल ही नहीं करता? या करता है तो थोड़ी बहुत ही करता है। कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट्स में आपने इसको आंसर देना, डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब मौजूद होगा। अब हम चलते हैं, अच्छा इक्वेशन लिख लेते हैं दोनों की, जो फोटोसिंथेसिस की और रिस्पायरेशन की है। अगेन मैंने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वाटर के साथ और आपके पास शुगर बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लिखती हैं क्योंकि हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में डिस्कस किया है कि ग्लूकोज इज़ द मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड और मोस्ट कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, तो इसलिए हम ग्लूकोज ही इक्वेशन में लिखते हैं। और ऑक्सीजन इसके साथ अलावा निकलेगी और वाटर आपके पास प्रोडक्ट बनता है। इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 12, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है बच्चों का। अच्छा पहले ये देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हुई है रिड्यूस्ड, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे थी +4 में, यहाँ पे आ गई है ये 0 पे, राइट। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 0 पे आ गई है, तो ज़्यादा से कम पे गई है ना, इसलिए रिड्यूस हुई है। और वाटर जो है यहाँ पे, वाटर जो है आपके पास वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, वाटर ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन हुई है ऑक्सीडाइज, यहाँ नेगेटिव थी यहाँ आ गई 0, तो ये हुई है ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि सर वाटर जो है, प्रोडक्ट में भी लिखा है रिएक्टेंट में भी लिखा है, वाटर रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट है या फिर तो वो है क्या कहते हैं, रिएक्टेंट है या फिर तो, एक मिनट, हाँ मैं कह रहा था वाटर जो है रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? वाटर जो है आपके पास रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, क्योंकि रिएक्टेंट वाली साइड में भी लिखा है, प्रोडक्ट वाली साइड में लिखा है। देखो बच्चों की इसमें कन्फ्यूजन होती है। देखो वाटर जो है ना, कोई चीज़ रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, पहली बात तो एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ पे 12 वाटर के 12 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 6 हैं, माइनस करो 6 रह जाएंगे वाटर के। 6 किस तरफ आएंगे, रिएक्टेंट वाली साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे? रिएक्टेंट वाली साइड पे वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे। इसका मतलब वाटर, मेन रोल वाटर का क्या है, रिएक्टेंट उसका क्या है, मेन रोल है। अच्छा दूसरी बात ये, इससे तो ये क्लियर हो गया ना कि वाटर जो है एज अ रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। मैं एक चीज़ यहाँ पे देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मुझे लगता है कि मैंने ना एक चीज़ इसमें इंट्रोडक्शन में एक चीज़ रह गई है, वही चीज़ मैं देख रहा हूँ। खैर अगर कोई चीज़ रह गई है इंट्रोडक्शन में तो बुक रीडिंग हम करते हैं, बुक रीडिंग में हम देख लेंगे। खैर तो आपको समझ आ गई ना, वाटर इज एक्ट करता है, मेन फोटोसिंथेसिस में वाटर एक्ट करता है एज अ रिएक्टेंट। और रिस्पायरेशन में आपके पास यहीं का जो ग्लूकोज है ये टूटता है, इसको हम जनरल लिख लेते हैं यार, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को भी जनरल लिखना चाहिए था, लेकिन खैर चलो
एन लिख देते हैं यहाँ पे, या फिर तो इसको भी हम जनरल लिख देते हैं, मोनोसेक्राइड है ना ये, CH2O, ठीक है। प्लस आपके पास का ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, इसमें भी प्लस दोनों में इंजाइम्स जो हैं मौजूद होते हैं। लाइट, यहाँ पे लाइट चाहिए आपको, और इंजाइम्स तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे भी आपको इंजाइम्स की कंडीशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लाइट के हिसाब से, लाइट मैं बता चुका हूँ कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो सर इसका क्या मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, के लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखो मैं अभी शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया है कि शुरू में बिग बैंग में कुछ भी नहीं था ना, चार्जेस थे, सब कुछ चार्जेस ही हैं। तो चार्जेस अगर हैं सिर्फ और सिर्फ, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना एक बहुत मज़े का टॉपिक है यार, फिजिक्स है ना बहुत ही मज़े का टॉपिक है, इतना मज़े, उसका इंट्रोडक्शन ही इतना मज़े का है कि लाइक इंसान का मज़ा आ जाता है यार उसके ना इंट्रोडक्शन को पढ़ते ही ना बहुत मज़ा आ जाता है। तो खैर मैं कह रहा था शुरू में सिर्फ चार्जेस ही होते हैं ना, शुरू में बिग बैंग हो गया, अब थोड़े से 30 मिनट के बाद वाला टाइम अगर हम डिस्कस करें तो चार्जेस फॉर्म हो चुके थे, कुछ एटम्स बन गए थे, तो वहीं एटम्स और जो चार्जेस बन गए हैं अगर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक वेव्स भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई है, तो वहीं इंट्रैक्शन से उसी इंट्रैक्ट करके जो नई तरह की वेव बनती थी वो बनती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती थी ट्रांसपोर्ट के लिए, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती थी ट्रांसपोर्ट होने के लिए, और ये इजीली जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती थी, ठीक है। इसके अलावा हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि सनलाइट का ना हम सिर्फ एक लिमिटेड और एक सिर्फ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ही विजिबल देख सकते हैं, ठीक है। वी ओनली सी सम पर्टिकुलर एंड सम लिमिटेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। हमारी आंखों के जो रॉड एंड कॉन सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन ही इस तरह से हुए हैं और कि वो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम में आप रखते हो ना। आप जब पूरा का पूरा बनाते हो रमी वॉक्स जी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, और विजिबल में भी आप विबग्योर से आप याद रखते हो कलर्स, ये विजिबल वाले कलर्स हम नज़र आते हैं। हालांकि एक लाइक आप जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए थे मेराज से, तो आपने सिदरतुल मुंतहा को जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपने कहा था ना कि लाइक उसके कलर्स ही ऐसे हैं जो कलर मैंने आज तक देखे नहीं, या जन्नत में भी आपको जो फल फ्रूट दिए जाएंगे, वो फल फ्रूट और जो भी आपको खाने पीने की चीज़ें दी जाएंगी उसका कलर ही ऐसे होंगे कि आपने आज तक वैसे कलर देखे ही नहीं होंगे। अब इसमें भी जाहिर सी बात है अल्लाह ताला कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारी आंखें जो रही हैं, तेरी जेरी आंखें ने वो बहुत लिमिटेड चीज़ें देखती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छुपी हुई हैं जो आप नहीं जानते, राइट। और ऐसा ही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप हम नहीं देखते, हमें नहीं समझ आती, लाइक और या ऐसे ही है ना, अल्लाह ताला के कामों को क्या पता। लाइट, इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है यार, बहुत फ्रेजाइल है, सिर्फ और सिर्फ कुछ अगर उसको थोड़ी बहुत ही ताकत मिल जाती है, थोड़ी बहुत ही ताकत अगर उसको मिल ही जाती है तो उसी ताकत में ही ये बहुत ज़्यादा, एक मिनट मैं अगर इस तरह से करता हूँ जो कलर चेंज होता है, वाह भाई वाह, अब देखा है मैंने, एक मिनट ये थोड़ा सा वार्म हो जाता है, देखा जादू चक्की है मेरे वाला, जादू चक्की है। खैर इंसान को थोड़ी बहुत ही ताकत मिल जाती है तो गुरूर में आ जाता है और सोचता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। कुरान मजीद की आयत भी तो है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई भी नो विजन कैन ग्रैस्प हिम बट ही ग्रैप्स ऑल विजन्स, कोई उस नज़र उसको नहीं देख सकती लेकिन वो तमाम को हर चीज़ वो देख रहा है, राइट। वही मतलब कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ देख रहा है। अब तुम सोचो, साइंटिफिकली सोचो, अल्लाह ताला पता नहीं कौन कौन से रंग अल्लाह ने बनाए होंगे और जो कलर हमें नज़र भी नहीं आते, हम देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने वो रंग बनाए, राइट। और नो विजन कैन ग्रास्प हिम बट ही ग्रैप्स ऑल द विजन। और अल्लाह ताला डे और जजमेंट में भी फरमाते हैं ना, हदीस भी है ये,
मेरे पास यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ हदीस का नंबर। उस हदीस के हिसाब से क़यामत वाले दिन, बल्कि कुरान की आयत भी है, क़यामत वाले दिन आपके जब चल रहे होंगे ना, जो मोमिन होंगे जब वो जा रहे होंगे, तो उनके दाएं और बाएं से रोशनी जो है निकल रही होंगी, लाइट जो है वो इमिट हो रही होगी, रोशनी निकल रही होगी, और वो उसी रोशनी की मदद से चलेंगे। ठीक है, वो रोशनी निकल रही होगी उनकी बॉडी से। हो सकता है, अच्छा देखो, रोशनी तो हमारे वैसे देखा जाए लाइट क्या वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो मेरी बॉडी से अभी भी निकल रही है। इंफ्रारेड हीट वेव जो है वो मेरी बॉडी से निकल रही हैं अभी भी, लेकिन मैं उनको देख नहीं पा रहा, क्योंकि मेरी आईज़ और मेरी विजन इस बात के लिए कैपेबल नहीं है कि मैं उसको देख पाऊँ। हो सकता है क़यामत वाले दिन में भी अल्लाह ताला इस आँखों को, इस आईज़ को उस हिसाब से बना दें कि वो हम एक दूसरे की लाइट जो निकल रही है उसको देख सकें, राइट। और जाहिर सी बात है, इसका दूसरा ये भी मफहूम है कि कोई स्पेशल लाइट निकल रही होगी। स्पेशल लाइट तो निकलेगी। अल्लाह ताला ने मोमिनों को और अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वली, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करे। उनमें जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने उनको स्पेशल बनाना है, तो उनको स्पेशल बनाने के लिए भी अल्लाह ताला उनकी कोई VIP ट्रीटमेंट तो अल्लाह ताला देंगे ना। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और है कि फोटोसिंथेसिस में एक चीज़ रहेगी, बाकी सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हैं वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ना टॉपिक मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम में आज यकीन जानो घंटा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गुजर जाएगा, क्योंकि उसका टॉपिक बहुत मज़े का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। खैर, फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में एक क्वेश्चन रह जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन आया है वो ऑक्सीजन वाटर से आया है या कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। तो इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट भी किए थे। हमने फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 का हमने 2 ग्रुप्स लिए थे। ग्रुप 1 में हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किए थे। हमने जो है आपके पास वाटर के अंदर, नहीं सॉरी, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन जो मेरे सुन लो, जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, वो ऑक्सीजन रिलीज जो हो रही है वो वाटर से आई है या कार्बन डाइऑक्साइड से आई है, ये क्वेश्चन था। सही, ठीक है। हमने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन जो है वो एक ग्रुप में हमने वो वाला वाटर लिया जिसमें रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन मौजूद है या हैवी ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। और हमने उसको फिर हम देखेंगे कि भाई ये जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है ये शुगर में आता है या ऑक्सीजन जो रिलीज होती है उसमें आता है। हमने देखा कि इसमें जो वो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उस वाटर का जो हमने उसको चेंज किया था, उस वाटर के ऑक्सीजन से उस वाटर का के ऑक्सीजन वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप ही रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन की फॉर्म में। हमने दूसरा ग्रुप लिया प्लांट्स का, उसमें हमने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन डाली कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसको हमने जब देखा, हमने ये देखा कि वो ऑक्सीजन आपके पास वाटर, यहाँ पे वाटर भी आना, वाटर में और शुगर में आ रही है लेकिन ऑक्सीजन में नहीं आ रही। इसका मतलब जो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से आती है, वो वाटर से आती है, ठीक है, वो वाटर से आती है। हमें ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन जो हमने यूज़ की थी, जो आइसोटोप हमने ऑक्सीजन का यूज़ किया, उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ, उससे हमें ये बात पता लगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास सारे का सारा टॉपिक। अब हम चलते हैं रिस्पायरेशन, जो मेन टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। जो मेन टॉपिक है, हम कोई भी चीज़ खाते हैं, राइट, 2 तरह की होती है रिस्पायरेशन ना, 2 तरह की होती हैं आपके पास। एक आपके पास है एक आप कहते हो उसको वो ब्रीदिंग, इसको कह देते हो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ठीक है। एक आप इसको कह देते हो इंटरनल रिस्पायरेशन, या फिर तो जो कि ब्रेक डाउन है, जो कि हमने इस बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस करना है। अच्छा, एक ना इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डाइजेशन वाला चैप्टर ना, डाइजेशन भी इस वाले चैप्टर से लिंक इंशाल्लाह मैं करूँगा, करने की कोशिश करूँगा। डाइजेशन वाला चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स से लिंक करूँगे। आप कोई चीज़ खाते क्यों हो, कोई भी चीज़ आप खाते हो इसलिए खाते हो कि एनर्जी आपको मिले, राइट। लेट्स से कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था,
अब वो एनर्जी आपको किस तरह से मिलेगी, वो है रिस्पायरेशन का सारा प्रोसेस. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल रिस्पायरेशन, नॉट एक्सटर्नल रिस्पायरेशन. एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे. इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है, वही एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन जो आप पढ़ते हो, ठीक है, जिससे आपसे एनर्जी मिलेगी. वैसे यहाँ पे खाने की बात चल ही रही है, हर लेक्चर में वैसे मैं खाने की बात लाजमी करता हूँ. खाने की बात चल ही रही है, खाते लाइक अगर आपका दिल ना हो ना, कोई चीज़ का दिल आपका उदास हो, तो आपको कोई चीज़ खाने को भी दिल नहीं करता, राइट. वो शेर भी तो है ना एक, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यार, अब क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, राइट. तो जब दिल ही उदास हो गया हो बेचारा, तो कुछ खाने का भी दिल नहीं करता और कुछ पीने का भी दिल नहीं करता. तो बस यही दिल करता है कि यार बंदा ना खामोशी से बैठा रहे और बस कुछ ना करे, है ना. ऐसे ही होता है ना, दिल एक बड़ी अजीब सी चीज़ है ना, बड़ी ही सेंसिटिव है. खैर आगे हम चलते हैं. रिस्पायरेशन को डिस्कस करते हैं अब, ठीक है. रिस्पायरेशन हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं. रिस्पायरेशन इंटरनल रिस्पायरेशन की बात करें, नॉट ब्रीदिंग, नॉट एक्सटर्नल रिस्पायरेशन. दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हो, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन. एरोबिक रिस्पायरेशन वो वाली रिस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में, मिसाल के तौर पे यार अभी दुनिया बनी है, ठीक है, अभी दुनिया बनी है. अब दुनिया जब बनी है, एवोल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग में अर्थ का जो एनवायरनमेंट था वो क्या था, रिड्यूसिंग था, मतलब कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी. अब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन अगर नहीं है तब भी तो वहाँ पे बैक्टीरिया थे. वो बैक्टीरिया क्यों इससे सर्वाइव कर रहे थे, उन्हें भी तो एनर्जी चाहिए था ना उन्हें. वो किस तरह से फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ले रहे थे उससे, वो कर ले रहे थे विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको फर्मेंटेशन भी कहते हो. फर्मेंटेशन क्यों कहते हो ये भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. और अगर ऐसा ऐसा आपके पास सियानो बैक्टीरिया आए, उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज की एटमॉस्फेयर में, वही ऑक्सीजन फिर हमने, जब वो ऑक्सीजन रिलीज होना स्टार्ट होगी तब ऑर्गेनिज्म के पास ऑक्सीजन, ऑर्गेनिज्म ने ये देखा कि यार एनारोबिक रेस्पिरेशन तो मैं कर रहा हूँ. अभी हम इस डिफरेंस में पढ़ते भी हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन की मदद से तो मेरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 2% ऑफ एनर्जी मुझे मिल रही है, जो चीज़ मैं खा रहा हूँ, राइट. मुझे तो एनर्जी बहुत कम इससे मिल रही है. तो मैं एक ऐसा प्रोसेस अब करता हूँ, एक ऐसे प्रोसेस की तरफ जाता हूँ जिसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो. फिर जाहिर सी बात है एवोल्यूशन हुई और आपकी बॉडी को पता लगा कि भाई अगर ऑक्सीजन की ब्रेकडाउन में आप ब्रेकडाउन करो किसी भी कंपाउंड को और उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करो, कंप्लीटली ब्रेक डाउन करो, तो आपके पास इस तरह की रेस्पिरेशन कहते हो एरोबिक रेस्पिरेशन. और इसमें मैक्सिमम एनर्जी जो 81 जो भी चीज़ आप खाते हो जिससे रिलीज हो सकती है वो निकलती है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन नाम से ही, एरोस का मतलब होता है एयर. तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब प्रेजेंस ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रेस्पिरेशन हो, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे. इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं सबस्ट्रेट से और इवेंचुअली जो एंड प्रोडक्ट, जो एंड होता है, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो आपके पास ऑक्सीजन होता है. बिकॉज मैं बात कर चुका हूँ ना कि एट द एंड हर चीज़ एनर्जी है ना, तो एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, वो मूव करेगा. तो वही इलेक्ट्रॉन की मदद से हम एनर्जी को, उस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकालते हैं. किस तरह से निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. अच्छा, 36 एटीपी आपको प्रोड्यूस होती हैं, यूकैरियोट्स में 38 होती हैं, प्रोकैरियोट्स में अक्कर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. ऑफ कोर्स एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की क्या कौन सी, इनर मेम्ब्रेन में. और प्रोकैरियोट में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो प्रोकैरियोट में कहाँ पे होगी, प्रोकैरियोट में होती है आपके पास, अल्लाह भला करे, उसकी सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन में या जो अगर तो आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो तब तो उसके पास पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी है, तो आपके पास जो है इनर मेम्ब्रेन में हो रही होती है, या फिर तो मीजोसोम्स में हो रही होती है इन प्रोकैरियोट्स एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है आपके पास इन द एब्सेंस हो रही होती है. फॉर एग्जांपल अब जिम गए हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या जिम वैसे मुझे भी जाना पड़ेगा, मोटा हो गया. खैर आप जिम गए हो, जहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज करते करते डंबल उठाते हो, आप वेट लिफ्टिंग करते हो, आपको ऐसा ऐसा देखते हो कि आपका दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ठीक है. किसी को देख कर नहीं, वहाँ पे किसी को देख, अगर तो को जिम है तो ही किसी को देख कर धड़कनें तेज़ होगी ना. खैर
किसी को देख कर नहीं, बल्कि एक्सरसाइज करते करते। आप अच्छे बच्चे हो, ऐसे एक्सरसाइज करते करते आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं? जाहिर सी बात है, उसकी रीज़न थर्मो रेगुलेशन में वैसे हम डिस्कस करेंगे। जब आपकी बॉडी की हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आप बार बार एक्सरसाइज कर रहे हो, अब आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, जो नॉर्मल ऑक्सीजन है वो तो प्रेजेंट थी, लेकिन नॉर्मल ऑक्सीजन आपकी बॉडी में अब सफिशिएंट नहीं रही। ठीक है, आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वैसे तो आपकी बॉडी नॉर्मल में आपको एनर्जी दे रही थी उन रिएक्शंस के लिए, जब आप बैठे हुए थे, आपको नॉर्मल लाइफ चल रही है, बस आप जिंदा हो और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है मसल्स को वगैरह वगैरह। लेकिन अब आप डंबल्स उठा रहे हो, कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हो और मज़ीद काम कर रहे हो, तो ऑक्सीजन जाहिर सी बात है कम हो गई है। अब आपकी बॉडी ने एनर्जी तो चाहिए, डंबल तो उठा रहे हो ना, मसल तो एनर्जी मांग रहा है, वो तो मांग रहा है कि भाई एनर्जी दे मुझे। अब बॉडी कह रही है भाई मेरे को एनर्जी नहीं हैगी, तो की करते हैं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नहीं हैगी, चलो कोई नहीं, ऑक्सीजन तू ना हो, हम जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। क्यों? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज में आपके पास 6 कार्बन है, अगर ये हर कार्बन ब्रेक डाउन हो और आखिर में इस तरह के कार्बन बन जाए, 4 3 3 6 इस तरह के, तब होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता, अभी हम डिस्कस करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास कंप्लीट इस तरह के बॉन्ड रह जाते हैं, इस तरह के बॉन्ड रह जाते हैं, राइट। इसलिए ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, नॉट कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन एरोबिक रेस्पिरेशन है और एनर्जी रिलीज होती है एज अ सब। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कंप्लीट नहीं हो रही ब्रेक डाउन, तो एनर्जी किस तरह से रिलीज हो रही है? नॉट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से एनर्जी आप नहीं ले रहे। एरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन से भी एनर्जी आप निकाल रहे थे, बेसिक लेवल इलेक्ट्रॉन से भी एनर्जी निकाल रहे हो आप। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि आप डंबल उठाई जा रहे हो, आप कह रहे हो कि भी मैंने जॉन सीना बनना है। अब जॉन सीना जब आपने बनना है तो जाहिर सी बात है फॉरेन एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन से निकालना, उससे एनर्जी लेना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो अब छोटे रास्ते की तरफ जाती है आपकी बॉडी और बस एनर्जी एट उस शुगर को रीअरेंज करती है थोड़ा सा, ठीक है, उसको शुगर की पाउडर लगाती है थोड़ी सी, ठीक है। जैसे कि हम बीमार होते हैं, जब बीमार होते हैं तो हम हर बीमारी में पैनोडोल खा लेते हैं, बेशक अंदर को पता नहीं कोई बीमारी हो, लेकिन जब सुर्खी पाउडर के तौर पे हम पैनोडोल खा लेते हैं, तो वही पैनोडोल ऊपर से तो बता देती है कि भाई बुखार कम कर देती है, सर दर्द कम कर देती है, लेकिन इंटरनली असल जो बीमारी है वो आपकी बढ़ती रहती है। सुर्खी पाउडर का ही काम करती है ना पैनोडोल, और बाकी पेन किलर्स भी। खैर, तो फिर वो क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में वही मॉलिक्यूल रीअरेंज कर लेता है अपने आप को, और उसकी रीअरेंजमेंट से सिर्फ 2 एटीपी निकलती है, या 2% एटीपी निकलती है, या फिर तो 14.6, क्योंकि 2 एटीपी है ना, 2 एटीपी निकलेंगी। उस 2 एटीपी से ये पंजाब टेक्स्ट बुक की लाइन है कि 14.6 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी जो है रिलीज हो रही होती है। ठीक हो गया, समझ आई है। लेकिन हालांकि 2 एटीपी अगर निकल रही हैं तो फिर इसको डबल होना चाहिए, क्योंकि एटीपी टूटेगी ना, एटीपी टूटेगी इंटू एएमपी। लेकिन ये पंजाब टेक्स्ट बुक की एग्जैक्ट लाइन है, अभी हम बुक रीड भी करेंगे तो उसमें भी आप देख लोगे, वहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की मदद में 14.6 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी रहती है। लेकिन आई थिंक इट्स रॉन्ग, क्योंकि 2 एटीपी निकल रही है, एटीपी ने टूटेगा एएमपी में, जाहिर सी बात है, तो एएमपी में टूटेगा। अब ये एएमपी में टूटता है तो 14.6 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी निकलती है। 2 एटीपी है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आई थिंक यहाँ पे 2 आना चाहिए। खैर, अक्कर करता है साइटोप्लाज्म में, बुक को फॉलो करना होता है ना, क्या कर सकते हैं हमारे निज़ामिया से। अच्छा, रिस्पिरेशन है ना, 3 प्रोसेस हैं जो होने, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तीनों के तीनों होंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में ना, अब पहले फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जब नहीं थी ना, ऑक्सीजन नहीं है, तब ऑर्गेनिज्म ने किस तरह से एनर्जी लेते थे? एनारोबिक रेस्पिरेशन की मदद से। एनारोबिक रेस्पिरेशन की मदद से उन्होंने इस तरह का प्रोसेस बनाया, इस तरह का अपनी बॉडी सेल को डेवलप किया कि भाई मैं इस तरह का प्रोसेस करता हूँ जिसमें ऑक्सीजन चाहिए ही ना हो, और ऐसा ऐसा ग्लाइकोलिसिस इवॉल्व हुई। ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। और ग्लाइकोलिसिस जो कॉमन पाथ है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस वाले प्रोसेस में आपको कहीं पे भी ऑक्सीजन आपको नहीं चाहिए होगी, कहीं पे भी ऑक्सीजन आपको नहीं चाहिए होगी, ठीक है।
ग्लाइकोलिसिस के पूरे स्टेप में आपको कहीं ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी। तो यही रीजन है कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों स्टेप्स में ग्लाइकोलिसिस होनी ही होनी है। ग्लाइकोलिस के एंड पे जो प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है पायोरेट। उस पायोरेट के आगे डिपेंड करता है, अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो वो पायोरेट चला जाता है लिंक रिएक्शन की मदद से क्रेब्स साइकिल में। अगर पायोरेट नहीं है तो आपके पास क्या होता है, तब फर्मेंटेशन हो जाती है। फर्मेंटेशन, अब फर्मेंटेशन का नाम क्यों निकला है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्मेंटेशन बेसिकली क्या होता है, ये निकला है वहाँ से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से, वहाँ से इसका नाम आया फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस क्या है, आप अल्कोहल बनाते हो, राइट। आप ब्रूइंग इंडस्ट्री में आप अल्कोहल बनाते हो, अल्कोहल बनाते हो विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, राइट। माल्टिंग का प्रोसेस करते हो। माल्टिंग का प्रोसेस क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यीस्ट जो है ना वो अल्कोहल बनाती है, ठीक है, अल्कोहल बनाती है। और अल्कोहल जब बना रही होती है वो अल्कोहल बनाकर अल्कोहल वो बनाकर क्या करती है, बाय प्रोडक्ट रिलीज करती है, बबलिंग करती है। आप नजर आ रहे होता है, आप फर्मेंटर से ना, जो पहले लोग को की जाहिर सी बात है ऑब्जर्वेशन से डील कर रहे होते, ऑब्जर्वेशन देख रहे होते थे कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन हो रही है रिएक्शन में। तो वो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यार बबलिंग हो रही है, वो बबलिंग के बारे में पता लगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्मेंटेशन भी इसी वर्ड से निकला है, बबलिंग वाले। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है ना, लिटरल मीनिंग भी इसके यही बबलिंग से रिलेटेड ही है कोई फर्मेंटेशन के। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी अभी हम डिस्कस करते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी आपके पास लैक्टेट तो बनता है, लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपके पास एथेनॉल भी बनता है और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास रिलीज होती है। तो इस तरह से आपका नाम पड़ गया यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन का, फर्मेंटेशन नाम पड़ गया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बबलिंग वही जो आपके पास एक्चुअल में आपके पास जब अल्कोहल बना रहे थे तो आपके पास बबलिंग होती थी। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपकी बॉडी में हो रही होती है, हमारी बॉडी में तो नहीं होती, यीस्ट में जो हो रही होती है एनारोबिक, अगर ऑक्सीजन उसके पास नहीं है तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो फर्मेंटेशन नाम पड़ गया। हालांकि ये फर्मेंटेशन तो आपको होगा कि ये तो कौन सा प्रोसेस है, अल्कोहल बन रहा है, लेकिन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि वहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो इसलिए वो नाम पड़ गया यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको कहा था ना इंजाइम वाले चैप्टर में, इंड्यूस फिट मॉडल में, कि इंजाइम जो इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं उसको एलोस्टेरिक एंजाइम्स भी कहते हो। हालांकि लाजमी नहीं है कि इंड्यूस फिट मॉडल वाले एंजाइम्स के बाद एलोस्टेरिक साइट्स हो, लेकिन क्यों कहते हो, क्योंकि वो इसकी रीज़न मैंने वहाँ पे बताई थी। इसी तरीके से यहाँ पे फर्मेंटेशन तो प्रोसेस ही और है, लेकिन क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कौन से वाले में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। अच्छा, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, आपके पास जो ग्लूकोज है, पायोलिसिस ग्लूको आपके पास वो वाला प्रोसेस तो होना ही होना है, ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस, दोनों में। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज द मेन रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम डिस्कस किया था, इसलिए हम ग्लूकोज के हिसाब से ही सारी चीज़ें देखेंगे। ग्लूकोज सबसे पहले टूटती है, ग्लूकोज 6 कार्बन की है, ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूटती है, इसलिए मैं यहाँ पे 2x लिख रहा हूँ, पायोरेट। ये दोनों 3-3 कार्बन के होते हैं। ग्लूकोज 6 की है, और इसमें आपके पास वही ग्लाइकोलिसिस वाला सारा प्रोसेस है, इसमें आपके पास 2 NADH बनते हैं, ठीक है। और आपके पास एक मिनट, और ऑफ कोर्स आपके पास 2 ATP भी बनते हैं, ADP। ये वाला जो प्रोसेस है ये यहां तक है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। उसके बाद आगे अगर ऑक्सीजन नहीं है, अब ऑक्सीजन नहीं है और यीस्ट सेल की बात कर रहे हो, तो यीस्ट सेल में क्या होगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर ह्यूमन सेल है तो क्या होगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या होता है, ये पायोरेट पहले इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यहाँ पे पायोरेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आपके यहाँ पे मौजूद होगा, और यहाँ पे इसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और आपके पास 2 एसिड अल्डिहाइड बन जाते हैं आपके पास, ठीक है। एसिड अल्डिहाइड आपके पास बन गए 2, जाहिर सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई ना एक। अब यहाँ पे 2 एसिटाइल हैं, 2 कार्बन वाले। अब यही एसिटाइल की फिर डीहाइड्रोजिनेशन होती है और आपके पास NADH, वहीं वाले इलेक्ट्रॉन NAD पॉजिटिव दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, और आपके पास यहाँ पे 2 एथेनॉल
के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस होता है सारा का सारा। ये यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला सारा, ये ग्लाइकोलिसिस है और ये है NAD पॉजिटिव रीजनरेशन। ये मैं ना बाद में आपको समझाता हूँ। अब देखो, आप डंबल उठा रहे हो ना, डंबल उठा के आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब एक्सरसाइज कर रहे हो, ऑक्सीजन नहीं है, अब ग्लाइकोलिसिस होनी है। ग्लाइकोलिसिस में आपको NAD पॉजिटिव चाहिए। NAD पॉजिटिव एक कोएंजाइम है। NAD पॉजिटिव क्या है, मैं सारा का सारा डिस्कस करता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के इंट्रोडक्शन से पहले इसको समझाऊंगा मैं ये कह रहा था कि अब ग्लाइकोलिसिस हो रही है, एनर्जी तो अब आपने जो है लगनी है, जाहिर सी बात है। सॉरी, डंबल उठा रहे हो, एनर्जी तो लगनी है, ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होनी है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस तो होनी ही होनी है। ग्लाइकोलिसिस होगी फिर जाके अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी ना। अब ग्लाइकोलिसिस को करवाने के लिए भी हमें NAD पॉजिटिव चाहिए और 2 ATP हमें चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के 2 स्टेप होते हैं, एक होता है प्रिपरेटरी फेज, एक होता है रीजनरेशन फेज या पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज को गुजरेंगे तभी पे ऑफ फेज आएगा। प्रिपरेटरी फेज में हमें 2 ATP चाहिए होते हैं, ठीक है, और पे ऑफ फेज में हमें NADH बनाना है। तो NADH बनाने के लिए NAD पॉजिटिव कोएंजाइम पहले होगा, तभी बनेगा ना NADH। सही है ना? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का टोटली काम ही होता है कि NAD पॉजिटिव उसने बनाना है ताकि ग्लाइकोलिसिस होती रहे, ताकि कम से कम 2 ATP तो निकलते रहे। समझ आ गई बात आपको? क्लियर है? ऑल गुड। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का काम ही है NAD पॉजिटिव बनाना ताकि ग्लाइकोलिसिस हो और 2 ATP हमें मिले। ये होता है, ठीक है। अब वो कैसे निकलेंगे? 2 तरीके हैं आपके पास, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है या आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, यही सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखता हूँ। जो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस तो होनी है ना, ग्लूकोज ने कन्वर्ट होना है ग्लाइकोलिसिस वाले स्टेप में 2 पायरुवेट में। अब हमारी बॉडी है, मैमिलियन सेल है, तो मैमिलियन सेल में आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, यीस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। ये जो है आपके पास, ये आपके पास फिर आगे स्टेप्स में टूट जाता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मौजूदगी में। ये टूट जाता है इनटू 2 लैक्टिक एसिड, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। और यहां पे ऑफ कोर्स आपके पास दोबारा से वो रीजनरेट हो जाता है, NAD पॉजिटिव रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास रीजनरेट हो जाता है। ऑलराइट, तो सारा प्रोसेस इसका क्या है, रीजनरेट करवाना NADH। यहाँ पे भी आपके पास एंजाइम मौजूद है, एंजाइम का नाम लिखना है तो लिख लो, अल्कोहल एथेनल डिहाइड्रोजनेज रख लो या अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज रख लो। समझ आ गई? तो ये था आपके पास प्रोसेस सारा का सारा। ये अगेन दोबारा से वही ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस है, और ये सारा का सारा क्या है, ये NADH रीजनरेशन वाला प्रोसेस स्टेप है। तो यही वाले फर्मेंटेशन होते हैं, यही एनारोबिक रेस्पिरेशन है आपके पास। सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, NADH पॉजिटिव को बनाना ताकि ग्लाइकोलिसिस तो हो कम से कम, ताकि कम से कम एनर्जी तो निकले। ठीक है, ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस, वाई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैन नॉट अकर इन आवर सेल। देखो, अल्कोहलिक क्वेश्चन ये आता है ना कि सर हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्यों हो रही है, अल्कोहलिक क्यों नहीं हो रही, क्वेश्चन है। इसका रीज़न ये है कि पहली बात तो हमारे पास एंजाइम नहीं है जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर सके। दूसरा, एथेनॉल बन रहा है ना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। एथेनॉल इज अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस, इतना टॉक्सिक है एथेनॉल कि जो इसको बना रहा है यीस्ट, वो एथेनॉल इतना टॉक्सिक है कि अगर वो यीस्ट के अंदर अगर 13% से ज़्यादा एथेनॉल आ जाए, उसकी कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा हो जाए तो यीस्ट की डेथ हो जाती है। इतना टॉक्सिक है, हमारी बॉडी में किस तरह से होगा, राइट? अब सवाल पैदा होता है कि सर जो अल्कोहल बनती है फर्मेंटेशन में वो किस तरह से बनती है,
केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, उसको बार बार डिस्टिल करके रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाते हो, 95% अल्कोहल मिल जाती है आपको, और फिर आपने मज़ीद करनी है 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल बनानी है, तब उसको अब वाटर में कैसे उसको निकालते हो, क्या यूज़ करते हो आप, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हो, राइट, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड आई थिंक, या जो भी ऐड करते हो आप, उसको आप एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाते हो, मीनिंग उसे बार बार डिस्टिल करते हो, फिर जाके आपको अल्कोहल बनती है, ठीक है। अच्छा, द होल कॉन्सेप्ट बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक में उसने लिखा हुआ है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये है, पूरा कॉन्सेप्ट ये है NAD बनाना ताकि ग्लाइकोलिसिस हो, ग्लाइकोलिसिस ये ATP में निकलनी है, ठीक है। आप खुद सोचो ना, NADH बनेगा, NADH से एनर्जी कहाँ निकलनी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से निकलनी है, इलेक्ट्रॉन की मदद से। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो लंबा प्रोसेस है, वो तो करना नहीं है, तो जल्दी ATP कहाँ से निकलेगी, ग्लाइकोलिसिस से। अच्छा, अब ये बात ये होती है क्वेश्चन कि ATP हमें क्यों चाहिए, ATP हमें क्यों चाहिए, या फिर तो दूसरा इस क्वेश्चन को मोल्ड करता हूँ मैं ये बताता हूँ कि सर आपने कहा कि 3 स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, एक किसी भी कंपाउंड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए। सर एक स्टेप में क्यों नहीं हो जाता पूरा का पूरा स्टेप, पूरा का पूरा प्रोसेस एक ही स्टेप में क्यों नहीं हो जाता, एक ही प्रोसेस हो, उस प्रोसेस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए, एनर्जी जितनी है सारी रिलीज हो जाए, हमें एनर्जी मिल जाए, ना हमें स्टूडेंट्स को याद करने में मसला, ना बॉडी के लिए भी जल्दी हो जाएगा प्रोसेस। इसी क्वेश्चन को मोल्ड करके सर ATP ही क्यों बनानी है, डायरेक्ट एनर्जी रिलीज करो, डायरेक्ट मसल को एनर्जी दो, बस बात खत्म। मसल को ATP देने की क्या ज़रूरत है, लंबा प्रोसेस करने की क्यों ज़रूरत है, मसल में ATP जाएगी, मसल उसको ब्रेक डाउन करेगा, फिर एनर्जी रिलीज होगी, आप डायरेक्ट एनर्जी दे दो। पहले दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। इमेजिन करो आप 10वीं मंजिल पे खड़े हो, 10वीं मंजिल से ईंट फेंक दो, आप 10वीं मंजिल से ईंट नीचे फेंक दो, नीचे आते आते ग्राउंड फ्लोर पे ईंट टूट जाएगी। अब आप क्या करो, 10वीं मंजिल पे खड़े हो, एक बंदे को 9वीं मंजिल पे खड़ा करो, एक को 8वीं में, एक को 7वीं में, इस तरह से हर मंजिल पे बंदे खड़े रखो। 10वीं मंजिल से ईंट फेंको 9वीं पे, 9वीं को 8वीं में फेंके, 8वीं को, तो इस तरह से करते करते पहली मंजिल पे जो खड़ा होगा उसको कोई ग्राउंड फ्लोर पे ईंट जो बंदा वहाँ पे खड़ा है उसको पकड़ाए, वो पकड़ाएगा, ईंट सही सलामत पहुँच जाएगी। इसलिए स्टेप्स हमें चाहिए किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए। एक स्टेप में अगर हम करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन इतनी एनर्जी रिलीज होगी हीट की फॉर्म में, और वो एक्सकेप हो जाएगी और वो ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी ज़ाया तो नहीं करनी हमने, ईंट फेंक के हमने क्या कर लेना है, ईंट नीचे फेंकोगे, नीचे मिस्त्री खड़ा है, नीचे उसने ईंट इस्तेमाल करनी है, वो टूटी हुई ईंट को भी इस्तेमाल कर लेगा किसी न किसी तरीके से, लेकिन ज़ाया तो होगी ना ईंट, और मेहनत, और ऊपर से आपके पास जो एक साबित ईंट से जो आनी थी ताकत एक दीवार के अंदर, वो नहीं आएगी, राइट, वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो और दूसरी रीज़न, जो हीट रिलीज होगी ना एक ही स्टेप में, वो इतनी ज़्यादा होगी कि आपकी अपनी प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी, आपकी अपनी बॉडी डीनेचर हो जाएगी, आपकी अपने एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। तो हमने नंबर 1 तो हीट एनर्जी बचानी भी है, और दूसरा हमने उसी एनर्जी को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि जितनी कम हो सकता है एनर्जी ज़ाया हो, ज़्यादा एनर्जी हम इस्तेमाल करें, राइट। दैट्स वाई ATP इज फॉर्म, दैट्स वाई डिफरेंट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। ATP वही एनर्जी को थोड़ा थोड़ा करके अब्जॉर्ब कर लेती है अपने हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड्स में, जिसको हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में डिस्कस किया था, और वहीं आपके पास फिर यूज़ होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को। सारा का सारा प्रोसेस हमने डिस्कस करना है अच्छे तरीके से। 3 स्टेप्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, ग्लाइकोलिसिस जो कि कॉमन स्टेप है, ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस देख लो कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, जो कि प्रोकैरियोट में अगर हम ये कहते हैं ना ग्लाइकोलिसिस होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया में, तो प्रोकैरियोट में तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, फिर वहाँ पे किस तरह से होगी एनर्जी रिलीज होगी। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि नहीं ग्लाइकोलिसिस को साइटोप्लाज्म में रखो, ताकि तमाम ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया भी हैं, प्रोकैरियोट भी हैं, वो भी एनर्जी रिलीज कर सकें। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर होगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया में। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलते हैं ग्लाइकोलिसिस, तमाम ऑर्गेनिज्म में आती है,
ठीक है। इसके दो स्टेप्स होते हैं, जाहिर सी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक है प्रिपरेटरी फेज, एक आपके पास है दूसरे वाला ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज। ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस को आप यूनिवर्सल पाथवे भी कहते हो, इसको आप यूनिवर्सल पाथवे भी कहते हो। क्यों? क्योंकि ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म में हो रहा होता है। ठीक है, तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, ऑक्सीजन है नहीं है, तमाम में होना है ग्लाइकोलिसिस, तो ये हो रहा होता है। अब ग्लाइकोलिसिस में दो ही स्टेप्स हैं, प्रिपरेटरी फेज है और ऑक्सीडेटिव फेज है, तो सबके बारे में डिस्कस करते हैं। अब प्रोसेस होता क्या है? ग्लूकोज आपने एनर्जी खाया ना, कोई चीज़ ग्लूकोज आपने लिए, वो ग्लूकोज सबसे पहला स्टेप होता है। मैं जो क्वेश्चन है ना आपके जहन में, क्यों के ऐसा क्यों हुआ, वो मैं आखिर में डिस्कस करूंगा। पहले हम प्रोसेस को सीक्वेंस लिख लें। 10 स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस के, उस 10 स्टेप्स में क्या क्या हो रहा है वो हम लिख लें, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एक चीज़ क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। ग्लूकोज पहले स्टेप में क्या होता है, एक एंजाइम की मौजूदगी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, जिसको हमने एंजाइम वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। हेक्सोकाइनेज का चलो टेस्ट भी ले लेते हैं। हेक्सोकाइनेज का एक्टिवेटर क्या है? एक्टिवेटर है इसका मैग्नीशियम आयंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस हेक्सोकाइनेज यहां पे इस स्टेप में एटीपी जाहिर सी बात है ब्रेक डाउन होगी, एटीपी से ही फॉस्फेट आएगा और आपके पास ये बन जाता है, और ये इरिवर्सिबल स्टेप है। देखो एरो जो है मैंने ये वाला बनाया, अगला स्टेप रिवर्सिबल है। एरो मैंने ये वाला बनाया, अगला स्टेप रिवर्सिबल है। इस स्टेप में क्या होता है आपके पास, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेजेज एंजाइम की मौजूदगी में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। जो एंजाइम यहां पे मौजूद है वो एंजाइम है आपके पास फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेजेस। यहाँ पे जो इस एंजाइम का लाइक एक्टिवेटर तो खैर अपने याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा हो जाएगा, चलो फिर रहने देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना आपके पास यहाँ पे पहले एक मिनट इसको छोटा सा या थोड़ा सा प्यारा प्यारा करके लिखे ना। चलो, अब अगला स्टेप है आपके पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जो ग्लाइकोलिसिस का रेट डिटर्मिन करेगा। मिसाल के तौर पे आप जा रहे हो शादी पे, ठीक है, सब तैयार है, सिर्फ आपकी बहन तैयार नहीं है। अब बहन चलो नाराज हो जाएगी, सब तैयार हैं सिर्फ आप तैयार नहीं हो। अब बेशक सब तैयार हैं, घंटे से सब तैयार हैं, बल्कि सुबह से सब तैयार हैं, लेकिन आप तैयार नहीं हो। क्या शादी पे पहुंच पाओगे टाइम से? आंसर इज नो, शादी पे आप टाइम से नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि एक बंदा ही खराब था ना। क्यों? क्योंकि उसी पर रेट डिपेंड कर रहा है सारा, कब जाना है कब नहीं जाना, वो उसी में उस आप पे ही डिपेंड कर रहा है। आप तैयार हो गए तभी निकलेंगे, आप अभी तैयार हो जाओ अभी निकल जाएंगे, 10 घंटे बाद तैयार हो जाओ 10 घंटे बाद जाएंगे, राइट। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ये जो रेट डिटर्मिन करता है ग्लाइकोलिसिस होनी है नहीं होनी, ये इसने डिस्टर्ब, जाना है नहीं जाना, ये इसने डिटर्मिन करना है। और ये भी आपके पास अल्लाह भला करे तो आपके पास इरिवर्सिबल स्टेप है। और इसमें आपके पास एक और फॉस्फेट ऐड होता है और आपके पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आपके पास बन जाता है। ठीक है, इसमें भी अगेन आपके पास एटीपी ब्रेकडाउन होती है इनटू एडीपी, और जो एंजाइम यहाँ पे मौजूद है वो एंजाइम आपने याद रखना है, वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये एंजाइम को मैंने एंजाइम वाले चैप्टर में इन फीडबैक इनहिबिशन, ये मैंने वहाँ पे आपको समझाया था। समझ आ रही है ना बात आपको? याद करने की कोशिश करो,
और यहाँ पर भी मैं वही एंजाइम दोबारा से डिस्कस करूँगा। ओए यार, मैंने आपको, चलो मैं बता देता हूँ, मैंने आपको ये कहा था कि एटीपी जो है अगर हाई हो, एटीपी बहुत ज़्यादा हो सेल में, तो वो जाके फीडबैक इनहिबिशन कर देती है किस एंजाइम के पास, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम के पास। क्यों? क्योंकि यही तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है सारा। ये इसको क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी। एटीपी हाई हो, एटीपी जब हाई है ना, तो आपकी सेल को क्या ज़रूरत कि वो ग्लाइकोलिसिस करवाए, रेस्पिरेशन करवाए? ग्लाइकोलिसिस नहीं होनी चाहिए, राइट? ऐसा ही है ना, ग्लाइकोलिसिस नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है कि भाई ग्लाइकोलिसिस हो। तो तब एटीपी जब हाई होती है तब कौन आपके पास इनहिबिट होता है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, ये हमने एंजाइम वाले चैप्टर में भी ये बात डिस्कस की थी, और होपफुली आज भी अगर जहन में रह गया तो इस बात को डिस्कस करेंगे। उसके बाद यही फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है स्प्लिट होता है दो कंपाउंड में। ये भी रिवर्सिबल स्टेप है। दो कंपाउंड में ये स्प्लिट होगा। एक है आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन 3 फॉस्फेट, फॉस्फेट भी तो अटैच है ना। और एक है आपके पास इसको थोड़ा सा कर लें, और एक है आपके पास ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या G3P, चलो लिख लेते हैं। इस G3P को हम, बहुत सारे नाम है इसके, ग्लिसरल अल्डिहाइड, यार क्या हो गया है, थ्री फॉस्फेट, या फिर तो आप उसको, दूसरा नाम है इसका पागल भी कहते हो। पागल क्या है आपके पास? फॉस्फो ग्लिसरल अल्डिहाइड। ठीक है, ये दो आपके पास बन रहे होते हैं कंपाउंड में, ये स्प्लिट हो रहा होता है। और इसमें भी, यहां पर भी एक एंजाइम है जो कि मैंने एंजाइम वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया, एल्डोलेज एंजाइम। जल्दी से बताओ, एल्डोलेज की एंजाइम की एक्टिव साइड कौन से 3 अमीनो एसिड से मिलकर बनी है? फौरन से, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन और एलानिन। यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम होता है जो कि ये स्प्लिटिंग वाला प्रोसेस करवा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? G3P में। और इससे आगे आपके पास, क्योंकि दो कंपाउंड आ गए ना, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से G3P बना है और एक G3P वैसे बन गया था फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से। ठीक है, अब यहाँ पे दो G3P बन गए। ठीक है, तो मतलब कि अब मैं आगे जितने भी रिएक्शन रखूंगा उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, बाय द वे ये G3P कहीं और भी बनता है। कहाँ पे बनता है G3P? आपने फोटोसिंथेसिस में भी डिस्कस किया था, चलो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में आपने केल्विन साइकिल में इसको डिस्कस किया था, ऐसे ही ना। केल्विन साइकिल में हमने डिस्कस किया था कि केल्विन साइकिल में कन्वर्ट हो जाता था उसमें ग्लूकोज फॉस्फेट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता था और फिर रीजनरेशन करवा देता था राइबोल्यूज की। ठीक है, जो एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सेप्ट करता था। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, विद इन क्लोरोप्लास्ट ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता था और एक G3P निकल जाता था और वो आपके पास शुगर बना देता था। ठीक है, बाकी एल्डोलेज की एक्टिव साइड के बारे में भी आपको पता है, ये 3 अमीनो एसिड से मिलकर बनी है। ग्लाइसिन एंजाइम वाले चैप्टर में हम डिस्कस करके आए, हिस्टिडीन और एलानिन। अब अगला स्टेप जो है ना आपके पास, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो स्टेप्स होने वाले हैं ना इसके, वो स्टेप्स हैं आपके पास सारे के सारे के आगे G3P ने किस तरह से जो है अपना काम करना। ये था ना सारा का सारा प्रोसेस, ये सारे के सारे यहां तक जितना रिएक्शन था,
इसको कहते हैं हम प्रिपरेटरी या पे ऑफ फेज, प्रिपरेटरी या प्री, या फिर तो आप इसको पे ऑफ फेज तो इसको नहीं कहते, इसको हम, इसका नाम आई थिंक मैंने ऊपर लिखा होगा, नहीं लिखा, प्रिपरेटरी फेज कह लो, या फिर तो इसको एक्सपेंसिव फेज भी कह लो, जिसमें आपके पास 2 एटीपी जो हैं वो क्या हो रही हैं, 2 एटीपी यूज्ड हो रही हैं, कोई एटीपी बन नहीं रही। सर एटीपी बनेगी कहाँ से, जो हमने पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया था वो तो एटीपी ये इसलिए स्टार्ट किया था ना कि एटीपी बने, तो वो एटीपी क्यों नहीं बन रही वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यार इसको ना थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके लिखते हैं, कोई सीधी लाइन ड्रॉ हो जाए ना तब सही है। एक मिनट, ये था आपके पास यहां तक प्रिपरेटरी फेज। अब आगे जो है वो है ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज। अब एटीपी बननी है, क्या होता है सबसे पहले 2 G3P आ गए ना हमारे पास। अब ये 2 G3P जो आए, पहला स्टेप होता है आपके पास, अगेन ये भी रिवर्सिबल है, यही G3P आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं अब हर रिएक्शन को, 2,1,3 डाई या बाय कर लो, डाई फॉस्फोग्लिसरेट। और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा कमाल का रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी आप ऐड करते हो। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, सर इसके अंदर फॉस्फेट मैंने ऐड किया ना, G3P में सिर्फ एक फॉस्फेट था, दूसरा फॉस्फेट कहाँ से आया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो साइटोप्लाज्म में वैसे मौजूद था, उस फॉस्फेट को ऐड किया गया है G3P में। और इस रिएक्शन में आपके पास NAD, जो वही हमने बात कर रहे थे ना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का काम ही यही है NAD पॉजिटिव को रीजनरेट करवाना, तो यहाँ पे दो NAD पॉजिटिव 2 NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो एंजाइम जो इन्वॉल्व है वो एंजाइम है आपके पास ट्रायोसी फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। अच्छा एक चीज ना याद रख लेनी है आपने, अगर NADH जहां पे भी बन रहा हो या टूट रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बन रहा है NAD बन रहा है या टूट रहा है, वो रिएक्शन डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन, बस याद रख लेना। NAD जहां बन रहा है या टूट रहा है वो रिएक्शन कौन सा है, डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन। और जहां ATP इन्वॉल्व है वो एक्सोकाइनेज वाला रिएक्शन, काइनेज वाला रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसेस आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और आपके पास यही वाला एग्जाम 2 अकीन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में फॉस्फोग्लिसरेट में टूट जाता है, ठीक है। और इस रिएक्शन में आपके पास ATP, वही एक फॉस्फेट निकला तो ADP से ATP बन गई, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 ATP बनेगी। यहाँ पे भी 2 NADH क्यों बने, कोई 2 मॉलिक्यूल्स थे किसके, G3P के, एक मॉलिक्यूल ने एक NADH बनाया, दूसरे मॉलिक्यूल ने दूसरा, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम है वो है आपके पास फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम, ठीक है। ये आपके पास बन गया यहाँ पे। अच्छा काइनेज वाले रिएक्शन ना, जहाँ पे आप देखो ज़्यादातर काइनेज वाले रिएक्शन जो होते हैं ना, ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, वो इरिवर्सिबल होते हैं, जहाँ पे ATP बन रही है या फिर तो रिमूव हो रही है। उसके बाद क्या होता है, दोबारा से रिवर्सिबल रिएक्शन आएगा, थ्री फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब कि आपके पास कोई बस फॉस्फोर की पोजीशन चेंज हुई है, फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि 2 है तो 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो आपके पास है फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम, ठीक है। अब आगे अगला स्टेप आता है, आपके पास यही 2 फॉस्फोग्लिसरेट
आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन के तहत इनोलेज एंजाइम की मौजूदगी में फॉस्फोइनोल पायोरेट में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोइनोल पायोरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे भी आपके पास वाटर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, वाटर जो है इसमें रिलीज हो रहा है। इस रिएक्शन में जो एंजाइम है जो इन्वॉल्व है वो आपके पास है इनोलेज। और यहाँ पे भी इस एंजाइम को मैग्नीशियम आयन एज एन एक्टिवेटर चाहिए होता है। फिर लास्ट स्टेप आपके पास ग्लाइकोलिसिस का 10वां स्टेप, ये इरिवर्सिबल है, ये भी स्टेप भी आपके पास पायरुवेट, अच्छा यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई भी करना है ना, पायरुवेट आपके पास बन जाता है। और आपके पास आखिरी ATP, दो पायरुवेट हैं तो दो ATP आपके पास बन जाती हैं। और इस रिएक्शन को जो रिएक्शन कैटलाइज कर रहा होता है वो है आपके पास पायरुवेट काइनेज एंजाइम। अगेन ATP है तो काइनेज इन्वॉल्व होगा, इसके भी आपके पास मैग्नीशियम आयन एक्ट कर रहे होते हैं एज अ एक्टिवेटर। तो ये था आपके पास सारा का सारा प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस का। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है जो भी हमने यहाँ पे सारा का सारा डिस्कस किया है, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है आपके पास, ये आपके पास क्या है, पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। क्यों? पहले स्टेप में G3P को प्रिपेयर किया, फिर उसी से आपने ATP निकाली, ठीक है, इसलिए इसको कह देते हैं पे ऑफ। और ऑक्सीडेटिव क्यों कहते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स हैं टोटल ग्लाइकोलिसिस के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 स्टेप्स हैं, रिपीट करते हैं एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना ग्लूकोज, उसकी आइसोमराइजेशन हुई, वरना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की हमारे पास बना फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, उससे उसको हमने स्प्लिट किया 2 में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में, और हमारे पास G3P में, या इसको पागल भी कह लो, उसी पागल को फिर हमने कन्वर्ट किया, उसको हमने जो है डिहाइड्रोजनेशन हुई, NADH बना 1, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के तो 2 NADH बने, और हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करके हमने उसको 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, जिसको आप इस एंजाइम का नाम यार बड़ा मुश्किल है, ट्राइसिफोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद वहीं समय आपके पास आपने एक और फॉस्फेट निकाला और आपने 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाया, उसी 3 फॉस्फेट को आपने 2 में उसकी पोजीशन चेंज की, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाया, फिर उससे आपने फॉस्फोइनोल पायोरेट बनाया, उसके बाद आपने उसकी और जब ये पायोरेट बनाया तो आपने वाटर निकला था, डिहाइड्रोजनेशन हुई थी, उससे पायोरेट से फिर आपने इनोलेज एंजाइम, तो वाटर जब निकला था तब था, इसमें आपने पायोरेट काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में पायोरेट फॉस्फो इनोल पायोरेट को आपने कन्वर्ट कर दिया पायोरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायोरेट काइनेज एंजाइम, और आखिर में आपके पास 2 ATP बनी। तो ग्लाइकोलिसिस का ये सारा का सारा प्रोसेस था। अब इसको ना, अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हर स्टेप से रिलेटेड, ये तो सिर्फ स्टेप जो हर स्टेप में कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है, अब हर स्टेप अपने अपने तरफ से इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है और इम्पॉर्टेंट आप कह लो एक कॉन्सेप्ट है जो हमने सीखना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से एंजाइम कौन से आ सकते हैं, MCQs कौन से आ सकते हैं। एंजाइम का नाम याद रखना है क्योंकि एंजाइम का नाम बुक्स में मौजूद है। कौन से स्टेप में क्या बन रहा है, 10 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स में पूछ सकता है 9वें स्टेप में क्या हो रहा है, 8वें स्टेप में क्या हो रहा है, ये पूछना है। किस स्टेप में डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, सिर्फ एक ही स्टेप में हो रही है, 9वें स्टेप में, ठीक है। उस 9वें स्टेप में इनोलेज एंजाइम है, ठीक है, उसमें क्या बन रहा है वो भी हमको पता होना चाहिए। ओवरऑल एनर्जी बजट निकाला जाए तो आपके 2 ATP जो है यूज़ हो रही थी,
इस पूरे स्टेप में प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी, प्रिपरेटरी फेज में, हाँ प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी यूज हो रही है, ठीक है, पहले स्टेप में, और आपके पास तीसरे स्टेप में एटीपी यूज हो रही है। पे ऑफ फेज में 4 एटीपी बन रही हैं, एक लास्ट स्टेप में और एक जो आपके पास जो जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो उस स्टेप में 2 एटीपी बन रही है। तो मीनिंग टू से ओवरऑल एनर्जी बजट निकाला जाए, अब अगर इसका एनर्जी आउटपुट अगर निकाला जाए इसका, तो हमें क्या पता लगेगा, हमें पता लगेगा कि 2 एटीपी हमें मिली, ठीक है, और हमें क्या मिला 2 NADH कोएंजाइम हमें मिले, और हमें क्या मिला, और हमें वाटर मिला एक, ठीक है, वाटर, अच्छा 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 वाटर मिले ऑफ कोर्स, और हमें क्या मिला, दैट्स इट, हमें ये सारी की सारी चीज़ें मिली, ठीक है। और हमें देना क्या पड़ा, आउटपुट, ये तो था ना आउटपुट। अब मैं आपसे पूछता हूं वही वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पहले समझा रहा था, एनर्जी ये तो था आउटपुट, इनपुट मुझे क्या देना पड़ा, इनपुट मुझे क्या देना पड़ा, देखो ओके, इनपुट मुझे क्या देना पड़ा, 2 एटीपी इनपुट में मुझे देनी पड़ी, ऊपर से वही 2 एटीपी कन्वर्ट हुई थी प्रिपरेटरी फेज में 2 हो गई, 2 एडीपी देनी पड़ी मुझे इनपुट में, उसके अलावा 2 NAD पॉजिटिव देने पड़े इनपुट में। तो ये इनपुट है। अब देखो पहले कौन सा फेज होना है, प्रिपरेटरी या पे ऑफ फेज, मतलब कि ग्लाइकोलिसिस को अगर मैं चाहता हूं चले तो मुझे एटीपी तो चाहिए ही चाहिए होगी यार, एटीपी नहीं है तो फिर मुझे ग्लाइकोलिसिस हो ही नहीं सकती, एटीपी नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस हो ही नहीं सकती, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, और जाहिर सी बात है 2 एटीपी पहले स्टेप में बनी, एक NAD पॉजिटिव यहां पे बना, एक एडीपी यहां पे बनी, एक एडीपी यहां पे बनी। अब पे ऑफ फेज में मुझे एडीपी तो चाहिए ताकि एटीपी बनाऊं, तो एडीपी यहां पे 2 एटीपी वही वाली जो पे ऑफ फेज में निकली थी, प्रिपरेटरी फेज में निकली थी, वो यूज होगी, लेकिन मुझे मजीद 2 एटीपी और देनी पड़ेंगे, जो 2 एटीपी भी मुझे इनपुट में देनी पड़ी, और प्लस NAD पॉजिटिव तो आपको देना ही पड़ा। तो ग्लाइकोलिसिस करवानी है तो 2 एटीपी तो कम से कम हो आपके पास, और ग्लाइकोलिसिस एट द एंड 2 एटीपी ही देगी आपको, ठीक है। ये एनर्जी है नेट एनर्जी आउटपुट। ग्रॉस की बात करें, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ग्रॉस एटीपी जो अपने पास प्रोड्यूस हुई है ना, जो टोटल एटीपी प्रोड्यूस हुई है, देखो अब यहां पे एमसीक्यूज बड़ा खतरनाक बन सकता था, क्या है एमसीक्यूज बन सकता है यहां पे, वो कह दे कि द नेट एटीपी प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस, तो आप लगाओगे 2, नेट का मतलब होता है, मतलब कि जितनी यूज हुई कितनी प्रोड्यूस हुई माइनस करोगे नेट आ जाएगी। एक होता है ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब है टोटल एटीपी जो प्रोड्यूस हुई, तो टोटल एटीपी जो प्रोड्यूस हुई है वो आपके पास 4 एटीपी प्रोड्यूस हुई है, पे ऑफ फेज में 4 एटीपी प्रोड्यूस हुई है ना, नेट जो है वो 2 है, ग्रॉस 4 है, और आपके पास 2 NAD, 2 एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से आपके पास इन 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को 2 NADH ने अपने अंदर स्टोर कर लिया, कोएंजाइम NADH ने इसको स्टोर कर लिया। अब बहुत सारे क्वेश्चन है यार, पहला स्टेप, पहला क्वेश्चन ना, सबसे पहले पहला स्टेप इरिवर्सिबल क्यों था ग्लाइकोलिसिस का, पहला क्वेश्चन ये वाला, ये ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप इरिवर्सिबल क्यों था, रिवर्सिबल क्यों नहीं था। पहले स्टेप में हमने ये फॉस्फेट क्यों ऐड किया ग्लूकोज में, देखो हमारे सेल में ना जो ग्लूकोज है ना, वो क्योंकि मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो हमारी बॉडी में हर सेल के पास, मुख्तलिफ सेल के पास डिफरेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, मतलब कि ये सेल है तो इसके सेल के पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होंगे, जिससे ग्लूकोज जो है ब्लड से जिससे सेल से अंदर आ जाएगा, तो ग्लूकोज आराम से सेल से अंदर आ सकता है और आराम से सेल से बाहर जा सकता है, कोई इसको मुश्किल नहीं है, पैसिवली आराम से अंदर आएगा, पैसिवली बाहर जाएगा, ठीक है। अब एक सेल को एनर्जी चाहिए, एनर्जी उसने प्रोड्यूस करनी है,
एरोबिकली। अब वो चाहेगा जिस सेल को पता है कि यार एनर्जी चाहिए, मुझे एनर्जी मैंने प्रोड्यूस करनी है, वो चाहेगा ग्लूकोज मेरे सेल से बाहर जाए? द आंसर इज नो। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि उसको पता है यार, अक्लमंदों के लिए इशारे काफ़ी है ना, अक्लमंदों को। वो इकबाल का शेर भी तो है ना कि लाइक, जब अगर तुम आम लोगों में रहा करो, जिसका मफहूम है मुझे याद नहीं है जहन में, आम लोगों में रहा करो तो तुम खामोश रहा करो, ज़्यादा अक्लमंदों की बातें ना किया करो, राइट। लेकिन जब तुम शऊर वाले लोगों के साथ हो तब बातें अपनी शेयर किया करो, तब अपने आइडियाज़ शेयर किया करो, तब अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया करो कि यार मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। क्यों? क्योंकि अगर आम लोगों में बैठ के बातें करोगे, तो इकबाल ने भी शिकवा दिया था, शिकवा में उन्होंने आम लोगों ने क्या क्रिएशन किया था कि आप काफिर हो। इकबाल ने शायद उसी में ये शेर जो है बना दिया हो, ठीक है। तो सेल को पता है कि यार मुझे ग्लूकोज की एनर्जी की ज़रूरत है, ये ग्लूकोज को बाहर नहीं जाने दे सकता मैं, राइट। तो वो उस ग्लूकोज को बाहर ना जाने ही दे, इसलिए पहला स्टेप इरिवर्सिबल है ग्लाइकोलाइसिस का, कि ग्लूकोज एंटर हो जाए, ये ना हो कि ग्लूकोज दरमियान में हो, सेल से बाहर चला जाए। बाकी स्टेप वो झक मारने के लिए हुए थे फिर उसके, इसलिए पहला स्टेप इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल को बनाने के लिए एक तरीका, बेहतरीन तरीका यह है कि उसके अंदर फॉस्फेट ऐड कर दिया जाए, और उसको फॉस्फेट ऐड करने के लिए आपके पास ATP से फॉस्फेट लिया और ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। पहला स्टेप हो गया इरिवर्सिबल। अगला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन डील कर लिया। दूसरा स्टेप, वाई ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूकोज। ये क्वेश्चन जहन में नहीं आया आपके कि सर यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, उसको हमने आइसोमर, दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसको हमने आइसोमर की मदद से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में क्यों कन्वर्ट किया? वजह क्या है? उसकी वजह है ये वाला स्टेप, जिसमें एल्डोलेज एंजाइम ने उसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट में। देखो, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ लाजमी है कि वो टर्मिनल पोजीशन पे हो, तभी वो होगा। ग्लूकोज में अल्डिहाइड, ग्लूकोज अल्डो शुगर है, अल्डो हेक्सोसिस। अब ग्लूकोज में ये 3 4 5 6, कीटोज में कीटो फंक्शनल ग्रुप है 3 4 5 6। अब मुझे बताओ, अब आपको मैं समझ गए होगे, मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, तो आप समझ गए होगे कि क्यों ये आइसोमरेजेस ने आइसोमरिज्म यहाँ पे क्यों किए। देखो, ये वाले स्टेप में ना फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ने जब टूटना है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और G3 में, तो इसने 2 इक्वल कार्बन के कंपाउंड में टूटना है। 2 इक्वल कार्बन के कंपाउंड में इसने टूटना है, 3 कार्बन के कंपाउंड में इसने टूटना है, ठीक है। 2 इक्वल कार्बन के कंपाउंड में अगर इसने टूटना है तो ये इक्वल कंपाउंड में तभी टूट सकेगा ना जब ये फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन का, ये यहाँ पे आके अटैच हो, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूट जाएगा कंपाउंड। अल्डिहाइड में तो इक्वल हो ही नहीं सकता, अल्डिहाइड में तो इक्वल कभी टूट ही नहीं सकेंगे, राइट। समझ आ रही है ना? तो फ्रुक्टोज अगर फ्रुक्टोज होगा तो सिमेट्रिकल क्लीवेज हो सकेगी। ग्लूकोज एक अल्डो शुगर है, फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है, तो ये क्लीव हो सकता है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में, जबकि अल्डिहाइड के लिए पॉसिबल नहीं है। समझ आ गई? क्लियर हो गया? डन है ना बात? तो इसलिए यहां पे आइसोमरिज्म हुई। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज 2 इक्वल कंपाउंड में नहीं टूट सकता था, ठीक है, इसलिए यहां पे आइसोमरिज्म हुई। तो ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है उसका आंसर। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चे, मैं वही सोच रहा था, बच्चे आप शायद सोचोगे सर ये देखो, ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है 3, ये आराम से ऐसे टूट तो सकता है, फ्रुक्टोज में भी ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही है ना। ये यहाँ से टूट जाए, समझ आ रही है? ये यहाँ से टूट जाए, ये यहाँ से टूट जाए, बेटा ऐसा नहीं है। बात ये है, आप ये देखो ना, एंड में देखो, आखिर में देखो, यहाँ पे दोनों टर्मिनल पोजीशन पे आखिर में जाके लगना क्या है ये देखो। अब शुक्र है ये बात पॉइंट मैंने उठा लिया, क्योंकि आपके जहन में ये पॉइंट लाजमी आ सकता था। ये देखो, ये फ्रुक्टोज के बाद अगला स्टेप क्या है? जब आइसोमरिज्म हो गई है तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में पहले ग्लूकोज के साथ सिर्फ 1 फॉस्फेट लगा हुआ था, यहाँ पे सिर्फ 1 फॉस्फेट अटैच है। इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ। क्यों आइसोमरिज्म यहाँ पे जरूरी है? यही तो कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा। यहाँ पे फॉस्फेट अटैच था, अगले स्टेप में एक और फॉस्फेट ऐड होना है,
फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट 1,6 बिस फॉस्फेट उसने बनना है। एल्डिहाइड शुगर में तो एक साइड पे फंक्शनल ग्रुप है टर्मिनल, यहाँ पे फॉस्फेट किस तरह से ऐड होगा? यहाँ पे फॉस्फेट अगर ऐड करना है तो कार्बन नंबर 2 पे या 3 पे करना होगा, और अगर कार्बन नंबर 2 और 3 पे करते हो तो सिमेट्रिकल और मिरर इमेजेस वाले कंपाउंड बनेंगे नहीं। एक कंपाउंड वो बनेगा जिसमें 2 फॉस्फो कोई कंपाउंड बनेगा और एक में 1 फॉस्फो कंपाउंड बनेगा। इसलिए कीटो फंक्शनल ग्रुप दरमियान में है, यहाँ पर दोनों आराम से टर्मिनल पोजीशन में फॉस्फेट लगेंगे और ये कंपाउंड 2 सिमेट्रिकल चीज़ों में टूट जाएगा। सिंपल, इजी। इसकी दूसरी रीज़न। तीसरी रीज़न देखो, फॉस्फेट अगर यहाँ पे ऐड भी कर दो ना आप, तो ये रिएक्टिव है, फॉस्फेट भी रिएक्टिव है, टर्मिनल पोजीशन भी, ये यहाँ पे एल्डिहाइड है, ये दोनों रिएक्टिव है, ये तो कंपाउंड अनस्टेबल है। यहाँ पे ऐड कर दो तो ये दोबारा से अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तीसरे कार्बन में तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए ये काम नहीं हो सकता। दो हमने सेम चीज़ों में इसको तोड़ना है। ओके, आगे चलते हैं। वाई डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज। यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों का कि सर यहाँ पे आपने क्यों इसको चेंज किया है, मतलब कि एल्डोलेज ने इसको कन्वर्ट कर दिया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट में, वो G3P में स्प्लिट कर दिया। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को हमने कन्वर्ट क्यों किया G3P में? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्यों नहीं, उसको वो मेटाबोलाइज क्यों नहीं हो सकता? उसको क्या तकलीफ है? उसको कांटे लगे हुए हैं उसकी तशरीफ में, राइट? इसको क्या मुसीबत है? देखो आपके पास जो एंजाइम है ना, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे जो आपके पास आएगा ग्लिसरल एल्डिहाइड, कहाँ गया यहाँ पे एंजाइम? कहाँ है? ग्लिसरल एल्डिहाइड यहाँ पे आया, ये वाला इसको ना, इस एंजाइम को ना, नाम आप ना बुक में देखते हैं क्या लिखा है, लेकिन मुझे भी ये लग रहा है इससे यहाँ मुश्किल है। मेरे ख्याल से इस एंजाइम का नाम ना आप चेंज कर लो, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज कर लो, ठीक है। ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये एंजाइम जो है ये सिर्फ और सिर्फ अल्डो शुगर पे वर्क कर सकता है, ये कीटो शुगर पे वर्क नहीं कर सकता। तो अगर मैंने ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप आगे कंटिन्यू करवाना है तो लाजमी है मेरे लिए कि मैं किसी कीटो शुगर का ही यूज़ करूं, किसी अल्डो शुगर का ही यूज़ करूं, क्योंकि कीटो शुगर पे तो रिएक्शन नहीं चल सकेगा, ठीक है। तो इसलिए ये आ गया तीसरे क्वेश्चन का आपका आंसर। अब आगे चलते हैं। वाई फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट को क्यों, फॉस्फेट की पोजीशन क्यों चेंज की हमने? रीजन तो ये है ना, फॉस्फेट पोजीशन की पोजीशन क्यों चेंज की हमने? देखो 3 फॉस्फोग्लिसरेट ना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में आपके पास ये 3 कार्बन का आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पे फॉस्फेट तीसरे पोजीशन में मौजूद था, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में दरमियान में आ गया, अब फॉस्फेट जो था ना 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, वो दूर था कार्बोनिल ग्रुप के। अच्छा, अगर हमने अलाउ करना है ना कि हाई एनर्जी कंपाउंड फॉर्म हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लास्ट स्टेप में एटीपी बननी है, तो हाई एनर्जी कंपाउंड फॉर्म होने का मतलब क्या है कि उस कंपाउंड को हमने अनस्टेबल की तरफ लेकर जाना है, अनस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है। अनस्टेबिलिटी की तरफ लेकर किस तरह से जा सकते हैं? फॉस्फेट की पोजीशन चेंज कर दो, फॉस्फेट को फंक्शनल ग्रुप के करीब कर दो, कंपाउंड को अनस्टेबल कर दो, कंपाउंड ज़्यादा एनर्जी वाला हो जाएगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा वो, और वो खुद चाहेगा कि मैं टूटूं। समझ आ गई? इसलिए हमने किया। अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन। अच्छा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को जब हमने कन्वर्ट किया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को, ये क्वेश्चन बड़ा मजे का है यार। मेरे फ़ोन की बैटरी की 2 बर्तमान नोटिफिकेशन आ गई है। अच्छा हाँ, ठीक है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। होपफुली चलो कोई नहीं यार, इसको ना फ़ोन ऐसे ना हो कि बंद हो जाए, इसको हम थोड़ी देर बात करते हैं।